हालात अभी थोड़े खराब हैं। पहले राजकुमार फर्स्ट प्रिंस का गला सूख गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हालांकि उसने केओस एम्पायर के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन जब उसने देखा कि उनके दूतों ने आसानी से वाइन के जहाजों का मामला सुलझा दिया, तो यह साफ था कि उनका देश बहुत शक्तिशाली है। और सबसे बड़ी बात, उनके पास उसके पिता द्वारा हस्ताक्षरित व्यापार और तलाशी का आदेश था। अगर उसने उन्हें नाराज कर दिया, तो उसके पिता उससे नाराज हो सकते थे, और वे दूसरे राजकुमार जो हमेशा उसके पद को हथियाना चाहते थे, इसका फायदा उठाकर गद्दी तक पहुंचने की कोशिश कर सकते थे। उसे अब इस मामले की गंभीरता समझ आ गई थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सही बोलने के बारे में सोच पाता, केओस एम्पायर के दूत पहले ही उस पागल आदमी और लड़के को लेकर बिना पीछे देखे बाहर चले गए। आपकी हाइनेस, कृपया इस मामले को संभालें। हालांकि काउंट टेलो केवल एक काउंट था, वह पहले राजकुमार का चाचा भी था। जब उसे लगा कि इस घटना के कारण उनका साम्राज्य केओस एम्पायर के साथ सहयोग नहीं कर पाएगा और शायद दुश्मनी भी हो सकती है, तो वह बहुत गुस्से में था। पहले राजकुमार का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने काउंट टेलो की तरफ देखा। मैं इस मामले को संभालूंगा। इसके बाद राजकुमार बिना पीछे देखे वहां से चला गया और अपने साथियों से इस बारे में चर्चा करने गया। उसने अपनी हैरान परेशान पत्नी और बच्चे की ओर एक बार भी नहीं देखा। कियाओ शिंगन को नहीं पता था कि उनके जाने के बाद क्या हुआ। उसकी उंगलियां हल्के हल्के मेज पर टैप कर रही थी, और वह जीरो को नियंत्रित करते हुए अपने भतीजे और भाई को अस्थायी दूतावास में वापस ले गया। रास्ते में केओस कार्ड्स ने पहले से बनाई गई झूठी पहचाने उस पागल आदमी और गोद में मौजूद अनजान लड़के को समझा दी। लड़के की टूटी फूटी बातों से इलीर, जो साथ चल रहा था, उसने भी उन दोनों राजकुमारों की मौजूदा स्थिति के बारे में जान लिया। 7 साल तक राजकुमार और राजकुमारी की तलाश करने के बाद किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनमें से एक की मौत हो चुकी होगी और दूसरा मानसिक रूप से अस्थिर हो गया होगा। इसलिए यह समझा जा सकता था कि केओस एम्पायर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इलिर की नजर उसके बगल में खड़ी एल्फ लड़की और मुस्कुराते हुए डुओले पर पड़ी, जो अभी भी बच्चे को शांत कर रहा था। स्पष्ट था कि अब केओस एम्पायर के दूतों का ध्यान इन्हीं दोनों पर था। जब उसने उस सम्राट के बारे में सोचा जो केवल अपने भाई बहनों को खोजने के लिए एलरेंस आया था, तो उसे थोड़ी उदासी महसूस हुई। दूतावास एम्बेसी में लौटने के बाद इलिर ने आगे बढ़कर जाने की बात कही। आगे का मामला केओस एम्पायर का अंदरूनी मामला था, और उसके लिए वहां रहना उचित नहीं था। ठीक है, कियाओ शिंगन ने जीरो को नियंत्रित करते हुए जवाब दिया। उसका ध्यान फिर से अपने भतीजे और भाई पर चला गया, जो सुरक्षित रूप से वापस आ गए थे, और जो तनाव वह महसूस कर रहा था वह धीरे धीरे कम हो गया। उस समय भीड़ से घिरा हुआ लड़का अपने चाचा के पास चुपचाप खड़ा था और सारी जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी चाची और माँ वास्तव में सम्मानित राजकुमार और राजकुमारी थी, जो नायक पहले समुद्री डाकुओं को हराने आए थे। उन्हें उसके बड़े चाचा ने उसके चाचा और माँ को खोजने के लिए भेजा था। लड़के को पता था कि प्रिंस, राजकुमार, का क्या मतलब होता है। साम्राज्य में सबसे अधिक सम्मानित और प्रिय लोगों को राजकुमार कहा जाता था। उसका पिता, जिसे उसने दूर से केवल एक बार देखा था, वह भी एक राजकुमार था। उसके सीमित अनुभव में राजकुमार बहुत बहुत शक्तिशाली होते थे, और सम्राट तो राजकुमारों से भी अधिक शक्तिशाली होता था। तो क्या बड़े चाचा सम्राट, एम्परर, थे? लड़के को लगा जैसे वह किसी सपने में हो। आपकी हाइनेस, यंग मास्टर, मैंने अभी आपको जो डर दिया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यह आपका सेवक आपको साफ सफाई के लिए ले जाएगा, ठीक है? दुओले कमरे में वापस आने के बाद फिर से अपनी मुस्कुराती हुई आदत में आ गया और बहुत ही दयालु दिख रहा था। चेनबेई पूरी तरह अपने ही विचारों में खोया हुआ था। शुरू से अंत तक उसे इधर उधर ले जाया गया और उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब उसे पता था कि ये लोग उसके बड़े चाचा के लोग हैं, फिर भी वह थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि ये सब बहुत अनजान लग रहे थे। कियाओ शिंगन ने हल्का सा इशारा किया और जीरो को निर्देश दिया कि वह उला की तरफ ध्यान दे, जो पहले से ही दूतावास में रहकर इंतजार कर रहा था। पहले उन्होंने उला को साथ नहीं लिया था, बल्कि उसे दूतावास में ही रुककर कुछ काम व्यवस्थित करने को कहा था, ताकि चेनबेई और उसके भतीजे के वापस आने पर सब तैयार हो।
हालांकि उला लंबा और डरावना दिखता था, लेकिन असल में वह बहुत शर्मीला था। फिर भी जब उसने अपने से भी छोटे बच्चे और अपने मालिक के छोटे भाई को देखा जो ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहे थे, तो वह थोड़ा ज्यादा सहज और खुशमिजाज हो गया। उसने अपना पसंदीदा कठपुतली पपेट निकाला। आपकी हाइनेस, यंग मास्टर, देखिए यह कठपुतली कितनी मजेदार है। कठपुतली क्या होती है? बच्चे की सुनहरी आंखें सामने रखे खिलौने पर टिक गईं, और चेनबेई भी धीरे धीरे मेज पर रखी कठपुतली की ओर आकर्षित होने लगा। उला ने उन्हें समझाया और अपनी कठपुतली का नाम भी सावधानी से बताया। उला की भारी लेकिन बहुत ही खुशमिजाज आवाज ने धीरे धीरे चेनबेई और बच्चे दोनों को थोड़ा रिलैक्स कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दुओले ने फिर से उन्हें नहाने ले जाने की पेशकश की। क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए बच्चा और उसका भाई दोनों ही थोड़े गंदे हो गए थे। उला के नेतृत्व में चेनबेई और बच्चे ने इस बार कोई विरोध नहीं किया। पहले कियाओ शिंगन ने सिस्टम की तरफ से खास तौर पर चेनबेई और बच्चे के लिए उपयुक्त कपड़े हासिल किए थे और उन्हें डुओले के स्पेस में रख दिया था, ताकि इस बार उनका इस्तेमाल किया जा सके। मास्टर, एंजेलिया, माना और लुंड ने अपने मास्टर की तरफ शक भरी नजर से देखा, जो अपने भाई और भतीजे के जाने के बाद से एक शब्द भी नहीं बोले थे। अब जब उनके भाई और भतीजे वापस आ चुके थे, तो मास्टर को आगे की योजना बतानी चाहिए थी। कियाओ शिंगन ने जीरो को नियंत्रित करते हुए सिर हिलाया। सोच रहा हूँ थोड़ा। एंजेलिया और दानव जोड़ी, डीमन कपल, तुरंत समझ गए। वे तुरंत शांत हो गए और एक दूसरे को परेशान करना बंद कर दिया, और यह सोचने लगे कि आगे मास्टर के भतीजे और भाई के साथ क्या करना है। हालांकि मास्टर ने उनके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की थी, लेकिन मास्टर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। वह हर समय सबकी देखभाल नहीं कर सकते थे। अक्सर उन्हें खुद भी अपने किरदार पर्सोना के अनुसार काम करना पड़ता था। लेकिन मास्टर की बनाई हुई पहचान उनके लिए ही अनुकूल थी, इसलिए उसे निभाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। कियाओ शिंगन ने चुपचाप सोच में डूबी हुई कार्ड्स की तरफ देखा, और उसके दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। उसने अपनी नजर मंच पर बैठे जादूगर मैजिशियन पर डाली, जो धीरे धीरे आशीर्वाद पढ़ रहा था, और उसके होंठ भी उसके शब्दों के साथ हिलने लगे। बाहर से वह शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह लगातार सोच में डूबा हुआ था। उसकी अपनी पहचान एक ऐसे सम्राट की थी जो राजकुमार और राजकुमारी की तलाश में था। जब वह उन्हें ढूंढ लेगा तो वह जा सकता था, लेकिन उसके बाद असली हेल मोड शुरू होने वाला था। शुरुआत में कार्ड्स को सुरक्षित और सही तरीके से ओड्राइफाई तक ले जाने के लिए कियाओ शिंगन ने व्यापार को बहाना बनाया था और अन्य साम्राज्यों का इस्तेमाल करके आइरिस की चिंता बढ़ाई थी, ताकि वह जल्दी से अपने भतीजे और छोटे भाई को उठा सके। इसका मतलब यह था कि अगर वे यहाँ से चले भी जाए, तो मानव साम्राज्यों ह्यूमन एम्पायर्स के क्षेत्र में रहना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि अगर उनके निशान ट्रेसेस मिल गए तो सभी सम्राटों को तुरंत शक हो जाएगा कि कुछ गलत है। उस समय सिर्फ एरलेंस ही नहीं, बल्कि सारे मानव साम्राज्य उसके खिलाफ खड़े हो जाते, और उसे मानव साम्राज्यों द्वारा वांटेड घोषित कर दिया जाता। और पिछली विदेशी जातियों फॉरेन रेस की प्रतियोगिता से यह साफ था कि बाहरी जातियां भी मानव जाति को कभी स्वीकार नहीं करती। वह न मानव क्षेत्र में जा सकता था, न ही विदेशी जातियों के इलाके में भाग सकता था। कियाओ शिंगन का हाथ हल्का सा कस गया। उसने पहले सोचा था कि वह घने जंगलों या सुनसान रेगिस्तानों में छिप सकता है, लेकिन उस तानाशाह ने सिर्फ 2 महीने में वह सब ढूंढ निकाला जो मूल व्यक्ति ओरिजिनल 7 साल में भी नहीं ढूंढ पाया था। जहां भी जाओ वहां अपने निशान छोड़ जाते हो। अगर उसने सिर्फ एक ही साम्राज्य को नाराज किया होता तो वह भागने के कुछ मौके पर दांव लगा सकता था, लेकिन जब पूरा मानव समाज ही उसकी तलाश में लग जाए तो पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। जब तक कि वह सच में इस महाद्वीप कॉन्टिनेंट को छोड़कर किसी दूसरे महाद्वीप पर न चला जाए। लेकिन यह तो और भी असंभव था। उसकी जानकारी के अनुसार दूसरे महाद्वीप पर जाने की शर्तें बहुत कठिन थी, और उसकी वर्तमान स्थिति में वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। और भी कियाओ शिंगन की आंखें हल्की नीचे झुक गईं, जबकि वह ऊपर मंच पर मौजूद जादूगर को देखता रहा और देश की शांति के लिए प्रार्थना का आशीर्वाद दोहराता रहा। अगर वह जाने की बात करता भी
तो तानाशाह शायद उसे जाने देता, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना यही थी, नहीं, असरित निश्चित रूप से किसी दूत, एमिसरी, को उसके पीछे भेज देता। आखिरकार केओस एम्पायर और एरलिन्स शुरू से ही मित्र राष्ट्र, फ्रेंडली नेशंस, बनने पर सहमत हुए थे। इसलिए अगर कोई दूत उनके पीछे पीछे चलता और यह समझ लेता कि उनके समूह के पास दूसरे महाद्वीप जाने का कोई तरीका नहीं है, तो मामला पूरी तरह बिगड़ जाता। इन सारी परिस्थितियों के कारण क्याओ शिंगन न सिर्फ यहाँ से जा नहीं सकता था, बल्कि उसे एरलिन्स में ही रहना भी पड़ रहा था। कम से कम तब तक, जब तक वे दूसरे महाद्वीप नहीं जा पाते, उन्हें यहीं रुकना होगा। फिर सवाल फिर से उठ गया। जिस राजकुमार को वह कई सालों से खोज रहा था, वह तो पहले ही मिल चुका था। एक सम्राट के रूप में अब उसके यहाँ रुकने का क्या कारण था? या फिर क्या राजकुमारी की अस्थियां, एशेज, वापस उसके जन्मस्थान तक पहुंचाने और भीड़ को समझाने से भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण काम था? क्याओ शिंगन के दिमाग में हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर वह हमेशा की तरह शांत और ठंडा भाव बनाए रहा। वह मंत्रों को दोहराता रहा। हम प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं और अपने शरीर से सभी आत्माओं को आशीर्वाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह आशीर्वाद हमारे मानव जाति को मिले। प्रकाश का मार्ग। मार्ग। क्याओ शिंगन मंच पर काले वस्त्रों वाले जादूगर के साथ साथ यह आशीर्वाद दोहराता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक चमक सी आई और उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी तेज हो गईं। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। आज आशीर्वाद का चौथा दिन था। 4 राष्ट्रों की सभा का छठा दिन आखिरी दिन था। उसी दिन उसका भाई और भतीजा वापस जाने वाले थे। बहुत जल्द, बहुत जल्द। जब आशीर्वाद समाप्त हुआ, तो असरित फिर से उस जादूगर के पीछे चला गया और क्याओ शिंगन को इसकी आदत हो चुकी थी। इन 4 दिनों में आशीर्वाद हर दिन और लंबा होता जा रहा था। खत्म होने के बाद असरित हमेशा काले वस्त्र वाले जादूगर के साथ चला जाता था। क्याओ शिंगन ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। जैसे ही उसे बाहर निकलने का रास्ता सूझ गया था, उसका मूड काफी बेहतर हो गया था। वह कार्ड्स के साथ अपने कमरे में वापस आया और फिर से जीरो की दृष्टि, विजन, से ओड्राइफाई में मौजूद उस दूर के समूह को देखने लगा। उस समय उसका छोटा भाई, भतीजा और उला अपने अपने कठपुतलियों, पपेट्स, के साथ खेल रहे थे। उसका भाई और भतीजा दोनों पहले ही उन कपड़ों में बदल चुके थे जो क्याओ शिंगन ने पहले उनके लिए तैयार किए थे। उनके साफ किए हुए बाल पीछे की ओर बंधे हुए थे और आधे सूखे दिख रहे थे। क्याओ शिंगन के नजरिए से वह देख सकता था कि चेनबेई चुपचाप सबसे बड़ी कठपुतली पकड़कर उसे देख रहा था, जबकि उसका 2 साल का भतीजा कहीं ज्यादा जीवंत था और उला के साथ खेलते खेलते धीरे धीरे और कुशल हो रहा था। किनारे पर माना और लुंड की पूंछें आपस में उलझी हुई थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी याद रखते हुए दोनों चेनबेई और बच्चे के पीछे खड़े रहे। दूसरी ओर सौम्य एंजेलिया एकदम परफेक्ट अटेंडेंट की तरह थी। उसने चेनबेई और भतीजे को अलग अलग पानी के कप दिए और फिर एक कोने में खड़ी होकर उन्हें कोमल नजरों से देखती रही। स्नो वुल्फ भी उसके पैरों के पास शांतिपूर्वक लेटा हुआ था। क्याओ शिंगन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने हल्के से उंगली टैप की। आराम करने का समय है। सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति की आवाज थोड़ी भारी थी। कल उन्हें यात्रा करनी थी और आज उन्हें अपनी ऊर्जा, स्पिरिट्स, को आराम देना था। हालांकि लड़का उनके साथ थोड़ा थोड़ा अभ्यस्त हो चुका था, फिर भी वह अंदर से थोड़ा डरता था। जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसने अनजाने में अपने चाचा के कोट का किनारा पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं उसे उनसे अलग न कर दिया जाए। क्याओ शिंगन निश्चित रूप से उन्हें अलग नहीं करता। उसने लुंड को दोनों को कमरे में वापस ले जाने को कहा। जैसे ही कार्ड्स एक एक करके वहां से चले गए, क्याओ शिंगन ने विशेष रूप से डुओले को बुलाया। उसे डुओले को कुछ बातें साफ तौर पर समझानी थी। डुओले को अपने मास्टर द्वारा बुलाए जाने पर थोड़ी जिज्ञासा हुई। वह मुस्कुराया और वापस बैठ गया, यह देखने के लिए उत्सुक कि उसका मास्टर आगे क्या समझाने वाला है। अगली सुबह जल्दी इलिर दूतावास के हॉल में अपने शूरवीरों के साथ इंतजार कर रहा था। काउंट टेलो भी किनारे पर मेंग एर के साथ खड़ा था। लॉर्ड इलिर, जहाज तैयार है, लेकिन समुद्र में हवा तेज है और ओड्रिफी की मुख्य नगरी में अभी भी कई दिलचस्प जगहें हैं जिन्हें मैं आपको दिखा भी नहीं पाया हूँ।
इलिर ने ठंडे स्वर में हूँ कहा, इस बार मैं सिर्फ सम्राट के आदेश पर केओस एम्पायर के दूतों को एस्कॉर्ट कर रहा हूँ। अगर मौका मिला तो मैं खुद देख लूंगा। काउंट टेलो के शब्द बीच में ही रुक गए। उसे पता था कि सामने वाला उसकी बात समझ रहा था, लेकिन जानबूझकर अनदेखा कर रहा था। कुछ पल के लिए माहौल ठंडा हो गया। जल्द ही केओस एम्पायर के दूत अपने राजकुमारों के साथ नीचे आए। बीच में चल रहा व्यक्ति लगभग हड्डियों जैसा पतला था। उसने काले रंग का सुनहरी धारियों वाला वस्त्र पहना हुआ था। उसके लंबे बाल चोटी जैसे बंधे थे और काले बाल और काली आंखों के साथ वह देखने में आकर्षक था, लेकिन करीब से देखने पर उसके व्यक्तित्व में कुछ असामान्य सा एहसास साफ दिखता था। और उस दिवंगत राजकुमारी का बच्चा एक पंखों वाले पुरुष विदेशी जाति की बाहों में था। लड़का चारों ओर नहीं देख रहा था। हालांकि वह थोड़ा कुपोषित था, फिर भी उसकी शक्ल काफी प्यारी थी। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति, जिसने पहले आदेश दिए थे, वित्त अधिकारी डुओले के साथ आगे बढ़ रहा था। आदरणीय महोदयगण, काउंट टेलो फिर से समझाने ही वाला था, लेकिन डुओले ने उसे सीधे रोक दिया। कृपया और कुछ मत कहिए, मुझे यकीन है आप समझ सकते हैं, है ना? डुओले की संकरी आंखें थोड़ी और खुली। उसके होठों पर एक दूरी भरी मुस्कान थी। कृपया हमें राजकुमारी यूएक्सी की कब्र तक ले चलिए। हम उन्हें घर वापस ले जाना चाहते हैं। काउंट टेलो ने कुछ कहना चाहा, फिर अंत में चुप हो गया। उसे समझ आ गया था कि अब ज्यादा बोलने से सामने वाले का और भी विरोध बढ़ेगा। उसे यह भी नहीं पता था कि पहले राजकुमार की तरफ से क्या तैयारी की गई है। आखिरकार उसने खुद कहा था कि वह इस मामले को संभाल लेगा। कृपया मेरे साथ आइए। काउंट टेलो अब सिर्फ अपनी थोड़ी सी उम्मीदें राजकुमार पर ही टिका सकता था, क्योंकि किसी भी तरह वह अंततः उस दूसरी राजकुमारी का पति और बच्चे का पिता था। पूरे ओड्राइफाई साम्राज्य में केवल दिवंगत सम्राटों की रक्तरेखा और उनकी पत्नियों को ही शाही मकबरे में रखा जाता था। यूएक्सी, जिसे शुरुआत में राजकुमार को सौंपा गया था, उसकी मृत्यु के बाद केवल दाह संस्कार क्रिमेशन किया जाता और उसकी राख एक छोटे कलश में रखकर ओड्राइफाई के सामान्य लोगों के कब्रिस्तान में रखी जाती। वह कब्रिस्तान समुद्र के बहुत पास था। एक विशेष विश्वास के कारण उस कब्रिस्तान की इमारत में समुद्री जल को भी शामिल किया गया था और लंबा गलियारा तथा हर ठंडी कब्र के पत्थर के चारों ओर बहता हुआ पानी फैला हुआ था। ऐसा माना जाता था कि यह पानी वहां दफन लोगों के दुख और परेशानियों को धो देता है और उन्हें अगले जीवन में अधिक शांति और आनंद देता है। जब तक वे कब्रिस्तान पहुंचे, कियाओ शिंगन पहले ही कल की तरह उसी आशीर्वाद की स्थिति में खड़ा हो चुका था। उसने ऊपर मौजूद जादूगर की गतिविधियों से पहले आश्रित से कुछ शब्द कहे, लेकिन बातचीत तुरंत ऊपर के जादूगर के कार्यों से बाधित हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे फिर से आशीर्वाद मंत्र पढ़ने की तैयारी करने लगे। कियाओ शिंगन की पलकें हल्की सी नीचे झुक गईं और वह मंत्र पढ़ते हुए चुपचाप उसी कब्रिस्तान पर ध्यान केंद्रित करता रहा। जैसे ही वह अपनी बहन की अस्थियां ले लेगा, वे उसके पास वापस आ सकेंगे। अपनी मृत बहन के बारे में सोचते हुए कियाओ शिंगन का दिल थोड़ा और भारी हो गया। लेकिन उसे आश्चर्य तब हुआ जब वे उस कब्र पर पहुंचे जहां उसकी बहन दफन थी। वहां एक बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके पीछे कुछ सेवक खड़े थे और कब्र के सामने फूलों का एक गुलदस्ता रखा हुआ था। हवा हल्के हल्के पहले राजकुमार के शब्दों को साथ लाती रही, जो यूएक्सी के बारे में भावनाओं से भरे थे। तुम लोग आ गए। पहले राजकुमार को जैसे अभी ही आगंतुकों का ध्यान आया हो। उसकी आंखों में कुछ उदासी थी और चेहरे पर यूएक्सी तथा बच्चे के लिए दुख साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस समय काउंट टेलो और मेंगेर को छोड़कर किसी ने उसकी अभिनय पर ध्यान नहीं दिया। कियाओ शिंगन ने हल्के से उंगली हिलाई, जीरो और डुओले को संकेत दिया कि वे उसकी बहन की अस्थियां लेकर आगे बढ़े। पहले राजकुमार ने देखा कि सामने वाला बिना एक शब्द बोले उसे पूरी तरह अनदेखा कर रहा है। जब दूसरे ने कलश उठाया तो उसने जानबूझकर अपनी पीठ भी मोड़ ली, जैसे राजकुमार कोई गंदी चीज हो। पहले राजकुमार का चेहरा जम गया और उसका मन और अधिक घबरा गया। उसे पता था कि वे अभी जरूर चले जाएंगे, इसलिए उसने जल्दी से कुछ कहने की कोशिश की। जरूरत नहीं बोलने की। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति, जो राजकुमारी का कलश पकड़े हुए था, अचानक रुका, जैसे उसे पहले से पता हो कि दूसरा क्या कहना चाहता है।
उसकी आवाज भारी और थोड़ी ठंडी थी। जाओ, नहा लो, गंदे हो। यह पाखंड, हिपोक्रेसी, घिनौना था। इसका मतलब क्या था? पहले राजकुमार के आसपास खड़े सेवक अभी तक प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए थे। अगले ही पल सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति के पास खड़ी काले पंखों वाली महिला की आंखों में कठोरता की एक झलक आई। उसके बड़े पंख अचानक फैल गए और वह सीधे पहले राजकुमार की ओर उड़ गई। राजकुमार की आंखों में उस खूबसूरत और आकर्षक विदेशी महिला को देखकर एक पल के लिए आश्चर्य झलका, लेकिन तुरंत बाद उसने देखा कि वह दानव अपने पंख फैलाकर उसकी ओर तेजी से बढ़ रही है। उसने उसका कॉलर पकड़ा और उसे ऊपर हवा में उठा लिया। फिर उसे पास के पानी के किनारे की तरफ ले जाया गया। 2 बार झटका देने के बाद उसने उसे छोड़ दिया और फिर एक जोरदार छपाक स्प्लैश हुआ। राजकुमार, राजकुमार, आप ठीक हैं? आसपास के सेवक घबराकर पानी के किनारे दौड़े और उसे बाहर निकालने लगे। काउंट टेलो ने सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर देखा, जो सीधा खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भी आदेश नहीं दिया हो। विदेशी महिला ने फिर से उड़कर अपने पंख समेट लिए और शांति से उनके पास खड़ी हो गई, जैसे उसे इस काम से कोई फर्क ही न पड़ा हो। आखिरकार कल ही उन्होंने उनका घर उड़ा दिया था, तो आज राजकुमार को पानी में फेंक देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार केओस एम्पायर ने अपनी एक कीमती राजकुमारी खो दी थी। काउंट टेलो ने यह सोचकर अपना मन साफ किया। उसे समझ आया कि सामने वाला शायद सच में पहले राजकुमार को मारना चाहता है, और अगर उन्होंने अभी तक उसे सीधे नहीं मारा है, तो शायद यह ओड्राइफाई को थोड़ा सम्मान देने जैसा है। ऐसे कठोर स्वभाव वाले लोगों के साथ यह स्थिति सुलझाना बेहद मुश्किल था। केओस एम्पायर के व्यापारिक समूह को और नाराज न करने के लिए काउंट टेलो ने अब कोई और विरोध नहीं किया। उसके साथ खड़ा मेंग एर भी डुओले के साथ जहाज पर चढ़ गया। अब सिर्फ यही उम्मीद बची थी कि उनका सम्राट एम्परर कुछ समाधान निकाल लेगा। डर गए? कियाओ शिंगन ने जीरो को नियंत्रित करते हुए उस बच्चे की ओर देखा, जो अभी अभी लुंड की बाहों से उतरकर मजबूती से खड़ा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही उनके समूह ने उसके पिता को सख्त रवैये के साथ पानी में फेंक दिया था, और अब उसे अपने चाचा के साथ एक अनजान जगह पर जाना था। चाचा है, डर नहीं। लड़के का हाथ चेन्बेई के कोट का किनारा कसकर पकड़ लिया। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थी। कियाओ शिंगन देख सकता था कि बच्चे को के पिता की कोई खास परवाह नहीं थी। यह अच्छी बात थी। उसकी नजर अब चेन्बेई की ओर गई। उसने देखा कि वह बिना किसी भाव के आसमान में उड़ते पक्षी को घूर रहा था। फिर अचानक कुछ याद आने पर उसने बच्चे को उठाया और उला की तरफ दौड़ गया। पास में खड़ा स्नो वुल्फ भी उन्हें खेलते देख पीछे पीछे चल पड़ा। कियाओ शिंगन ने उंगली से इशारा किया और एंजेलिया को दोनों की देखभाल करने का संकेत दिया। समुद्री यात्रा लंबी थी। ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए कियाओ शिंगन ने अपना ध्यान आशीर्वाद ब्लेसिंग की ओर केंद्रित कर लिया। उसे पता नहीं था कि यह उसका भ्रम था या नहीं, लेकिन उसे लग रहा था कि इस आशीर्वाद के बाद उसके आसपास की हवा पहले से ज्यादा ताजा हो गई थी। कियाओ, क्या तुम कल एक्साइओ बाय देखने आना चाहोगे? दोनों बात करते हुए वापस जा रहे थे। एक्साइओ बाय अंतिम दिन के आयोजन से जुड़ा था। हर देश बारी बारी से एक प्रतिनिधि भेजता था जो बाकी लोगों से प्रतिस्पर्धा करता था और एक पुरस्कार जीतने की कोशिश करता था। कियाओ शिंगन ने होंठ भींचकर सिर हिला दिया। मैं इन दिनों थोड़ा थक गया हूँ। असल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका भाई और भतीजा कल पहुंचने वाले थे। उसके पास इस प्रतियोगिता के लिए समय नहीं था। वैसे भी यह आखिरी दिन का आयोजन उनके केओस एम्पायर के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, आश्रित ने हल्की सांस ली, तो फिर आज मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं रहेगा। कियाओ शिंगन की सुनहरी आंखों में हल्की मुस्कान चमकी। मुझे नहीं लगता। बाकी सम्राट तो तुम्हारे साथ बात करने के लिए ही लाइन लगा रहे होंगे, खासकर बियाला। पिछले 2 दिनों में क्या हुआ था यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन बियाला के सम्राट वीडी का चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था और उसका पूरा शरीर भी काफी कमजोर और दुबला दिखने लगा था। अगर इसमें असरित का कोई हाथ नहीं था, तो कियाओ शिंगन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। असरित ने हल्की सी हंसी छोड़ी। दुर्भाग्य से मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन पाखंडी लोगों से है
यह सच था, वे सम्राट एक से बढ़कर एक चालाक और कपटी थे। लेकिन वह खुद कल वहां नहीं जाएगा, इसलिए सम्राटों के बीच होने वाली पाखंडी बातचीत उसे परेशान नहीं करेगी। कियाओ शिंगन को बस ओड्राइफाई से आई हुई उस जहाज पर ध्यान देना था। यात्रा लंबी थी। जब तक जीरो और उसका समूह जहाज से उतरकर नजदीकी शहर पहुंचे और टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर आए, तब तक अगले दिन की दोपहर हो चुकी थी। उस समय छोटा सा प्रतियोगिता कार्यक्रम भी लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए इलिर ने अपनी सेना के साथ आदेशों के अनुसार अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। जहाज पर काफी हद तक नजरअंदाज किए गए मेंगएर भी कुछ लोगों के साथ वहां से चला गया। उन्हें तुरंत सम्राट को जाकर यह बुरी खबर रिपोर्ट करनी थी। क्या हम बड़े चाचा से मिलने जा रहे हैं? लड़के ने थोड़ा घबराते हुए अपने चाचा के कोट का किनारा पकड़ लिया। उसने अपने बड़े चाचा को पहले कभी नहीं देखा था। उसकी माँ का नाम भी उसने सिर्फ अपने चाचा से सुनी कुछ बातों से ही जाना था। हाँ, डुओले मुस्कुराया। महामहिम काफी समय से प्रिंस चेनबेई और यंग मास्टर का इंतजार कर रहे हैं। लड़के ने अपने हाथ से कोट को और कसकर पकड़ लिया। उसका बड़ा चाचा कैसा इंसान होगा? क्या वह उसे और उसके चाचा को पसंद करेगा? एक पल में उसके मन में कई विचार आने लगे। लेकिन फिर वह उस सुनहरी आंखों से मिला जो उसकी जैसी ही थी, लेकिन उनमें कोमलता भरी हुई थी, और वह वहीं ठिठक गया। बड़े चाचा की आंखें उसकी जैसी ही थी। कियाओ शिंगन ने चेनबेई और लड़के की तरफ देखा, और साथ ही अपनी बहन को भी, जो जीरो की बाहों में थी। उसे आखिरकार वे मिल गए थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उत्साह, दर्द, एक अजीब सी खुशी और पीड़ा, सब एक साथ उस पर टूट पड़े। कियाओ शिंगन कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए और बाहर नहीं निकल पाए। फिर वह अचानक एक आलिंगन में आ गया। वह कियाओ चेनबेई था। बड़े भाई, आप वापस आ गए। यूएक्सी और मैं बहुत समय से आपका इंतजार कर रहे थे। ये शब्द सुनते ही कियाओ शिंगन की सांसें भारी हो गईं। उसके दिल में एक टीस उठी, जैसे मूल शरीर के सबसे निराशाजनक दिनों की यादें एक साथ लौट आई हों। उसने हाथ बढ़ाकर चेनबेई की पीठ थपथपाई, और उसकी आंखें नम हो गईं, आंसुओं से धुंधली। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। बड़े भाई तुम्हारे लिए कैंडी भी लाया है। पहले बच्चे और चेनबेई की बात सुनकर कियाओ शिंगन ने पहले से ही कुछ कैंडी खुद तैयार की थी, वही जो कभी चेनबेई और यूएक्सी को पसंद थी। मेरी वाली यूएक्सी के लिए है, चेनबेई ने अचानक कहा। तुम सबकी है। कियाओ शिंगन ने उसके सिर पर हल्का हाथ रखा। वह अभी भी आधा बड़ा हुआ किशोर था। चेनबेई, कियाओ शिंगन के सामने थोड़ा ज्यादा बोलने लगा था, लेकिन फिर भी सामान्यतः वह शांत और भावशून्य ही रहता था। जब उसने कैंडी ली, कियाओ शिंगन ने उसके हाथों पर बिखरे घाव और सख्त पड़े हुए छाले देखे। उसका दिल फिर से दर्द से भर गया। मूल शरीर के हाथों पर भी ऐसे ही छोटे छोटे घाव और सख्त छाले थे। शुरुआत में कियाओ शिंगन को डर था कि कहीं तानाशाह सम्राट उसके हाथों के छालों को देखकर कुछ समझ न जाए, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उस तानाशाह के हाथों में तो उससे भी ज्यादा और गहरे छाले थे। वे छाले जैसे समय और संघर्ष में घिस-घिस कर और भी कठोर हो गए हों। मूल शरीर अपने छोटे भाई बहनों का बहुत ध्यान रखता था, उन्हें कभी भी भारी काम नहीं करने देता था। लेकिन अब सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बिखर गया हो। अपने छोटे भाई को कैंडी खाते हुए देखकर कियाओ शिंगन की नजर पास खड़े उस बच्चे पर पड़ी, जो थोड़ा घबराया हुआ था। कैंडी खाओगे? कियाओ शिंगन उसके पास गया और नीचे झुककर उसे गोद में उठा लिया। लड़के ने कुछ बुदबुदाया और आखिरकार कियाओ शिंगन की नरम नजरों के सामने सिर हिलाया। बड़े चाचा। हूँ। कियाओ शिंगन ने उसे अपने भाई के पास बैठा दिया और उसके बाल सहलाए। फिर उसने उला, एंजेलिया और बाकी साथियों को दोनों बच्चों का ध्यान रखने को कहा। वह खुद बाकी कार्ड्स के साथ दूसरे कमरे में चला गया। हमें ओड्राइफाई के सम्राट से मिलना है। जैसे ही कियाओ शिंगन ने यह कहा, होई उत्साहित होकर हिलने लगा। मास्टर, क्या मैं उन्हें जला सकता हूँ? होई बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था, खासकर जब से उसने सुना था कि दानव जोड़े ने राजकुमार का घर उड़ा दिया था। वह भी अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। सीशा ने तुरंत होई को पकड़ लिया और उसे चुप रहने को कहा। भले ही वे ऐसा करना चाहते थे,
लेकिन यह स्पष्ट था कि अभी ऐसा करना सही नहीं था। कियाओ शिंगन हल्के से मुस्कुराया, समय का अनुमान लगाते हुए खड़ा हुआ। चलो। उसी समय ओड्राइफाई के सम्राट आइरिस अभी अभी महल में लौटे थे और एक मंडप पवेलियन में बैठे हुए थे। उनकी बाहों में एक सुंदर महिला थी। उन्होंने सोचा था कि मेंगएर से व्यापार की सफलता की अच्छी खबर सुनने के बाद वह उसे एक गहरा चुंबन देंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह की खबर सुननी पड़ेगी, और उसका चेहरा तुरंत ही पीला पड़ गया। चाय पार्टी में मौजूद दूत, जिन्होंने गिल के उस मूर्ख भेड़िए को लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकने की कोशिश की थी, असल में गलती से अपने राजकुमार को पिछवाड़े में ढूंढ निकाला। आइरिस को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ओड्राइफाई पर ऐसा असंभव सा सच किसी उल्कापिंड की तरह आ गिरेगा। जिस राजकुमारी को केओस एम्पायर 7 साल से खोज रहा था, वह उसके ही बेटे के निवास में मर चुकी थी, और दूसरा राजकुमार तो मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका था। इस पल आइरिस को आखिरकार याद आया कि क्याओ शिंगन में उसे पहले जो परिचित सा एहसास हुआ था, वह कहाँ से आया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे हमेशा पता था कि उसका सबसे बड़ा बेटा शरारतें करता है, लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिसके साथ वह जुड़ा था, वह वास्तव में किसी रहस्यमयी साम्राज्य की राजकुमारी होगी। अगर उसे सही याद था, तो वे दोनों बहुत छोटे थे और क्याओ के वर्णन के अनुसार काफी प्रिय भी थे। यह सच में बहुत बुरा था। क्या वित्त अधिकारी ने कहा कि व्यापार रद्द कर दिया गया है? आइरिस ने सुंदर महिला को दूर भेजते हुए शब्द दोहराए। हाँ, अंदर ही अंदर मेंगएर भी पहले राजकुमार को लेकर परेशान था। शुरुआत में उसका और डुओले का संबंध काफी अच्छा था। डुओले उसे उपयोगी व्यापार ज्ञान सिखाता था और लगभग उसका गुरु जैसा था। लेकिन इस घटना के बाद जहाज पर उसकी स्थिति बेहद असहज हो गई थी। कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। भले ही डुओले अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। हालांकि यह मेंगएर के लिए छोटी बात थी, लेकिन वह इससे ज्यादा इस बात की चिंता कर रहा था कि व्यापार विफल होने के बाद उनका देश रत्न खदान खो देगा और दोनों देशों में दुश्मनी हो जाएगी। ओड्राइफाई के सम्राट को अभी कोई समाधान सोचने का समय भी नहीं मिला था कि अचानक दरवाजे के बाहर से सूचना आई, केओस एम्पायर का सम्राट आ चुका है। आइरिस ने गहरी सांस ली, उन्हें अंदर भेजो। ओह! क्याओ पहले ही आइरिस के पास पहुंच गया। सामने बैठे सुनहरे बालों वाले सम्राट को देखकर स्टर की नीली आंखों में ओड्राइफाई के प्रति साफ नाराजगी थी। हाँ, ओड्राइफाई ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। असरित ने सिर हिलाया और कियाओ जिंगनान के प्रदर्शन के बारे में कुछ सवाल पूछे, फिर कहा, ठीक है, मैं जाकर कियाओ को देखता हूँ। इतना कहकर वह ओड्राइफाई के लिए अलग किए गए पास के क्षेत्र की ओर चल पड़ा। असरित पहले से थोड़ा तेज चल रहा था। उसके पीछे हावद और इलीर थे। हावद के हाथ में एक सुनहरा अजगर लिपटा हुआ था, जिसकी हरी आंखें असरित को घूर रही थी। असरित थोड़ा परेशान सा लग रहा था। मो जिनका सांप हावद के कंधे पर सिर रखे हुए था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ओड्राइफाई के महल में कियाओ शिंगन आइरिस के सामने एक मंडप में बैठा हुआ था। उसके पीछे विदेशी जातियां और ऐसे शूरवीर खड़े थे जो किसी भी समय लड़ाई के लिए तैयार लग रहे थे, जबकि आइरिस के पीछे सिर्फ मेंगएर और 2 सेवक थे। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। हवा जैसे जमसी गई थी और माहौल थोड़ी देर के लिए अजीब हो गया था। आइरिस सामने बैठे कियाओ शिंगन को देख रहा था, जो बिना कुछ कहे धीरे धीरे चाय पी रहा था, और उसका मन धीरे धीरे बेचैन होने लगा। वह यहाँ अपराध की शिकायत सुनने आया था, लेकिन सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर आइरिस ने सोचा कि वह वापस जाकर पहले राजकुमार को ठीक से संभालेगा। उसने उसके लिए कितना बड़ा झंझट खड़ा कर दिया था। कुछ देर सोचने के बाद भी सामने वाला अब भी चुप था। युद्ध में जब 2 सेनाएं आमने सामने हों, तो जो संयम खो देता है वही हारता है। कियाओ शिंगन इस मामले में काफी अच्छा था। अपने शुरुआती दिनों में भी उसके सारे स्क्रिप्ट्स दरवाजा खटखटाकर एक-एक करके बेचे जाते थे। यह सब धैर्य की ट्रेनिंग का नतीजा था। आखिरकार आइरिस खुद को रोक नहीं सका और उसने पूछा, कियाओ, इस बार तुम क्या करना चाहते हो? तुम जानते हो, आइरिस। कियाओ शिंगन की ठंडी सुनहरी आंखों ने आइरिस की तरफ देखा। आइरिस चाहे भी तो अनजान बनने का नाटक नहीं कर सकता था। कियाओ,
मुझे अफसोस है कि इस मामले की वजह से हमारे दोनों देशों के बीच थोड़ा टकराव हो गया है। आइरिस ने आह भरी। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि हमारे दोनों देश शक्तिशाली साम्राज्य हैं। सिर्फ इस वजह से टकराव होना दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। आइरिस भले ही सुंदरता में उलझा रहता हो, लेकिन वह सीधे मुद्दे पर आता था। जो सम्राट अपने देश के लिए खुद दौड़ भाग करता था और व्यापार संभालता था, वह अपने साम्राज्य के हितों को बहुत गंभीरता से लेता था। ऐसे सम्राट के लिए अपने निजी कारणों से देश के हितों को छोड़ देना लगभग असंभव था। नहीं, तुम गलत हो, आइरिस। यह तुम्हारे देश के लिए बुरा है। कियाओ शिंगन ने अपना कप नीचे रखा और सामने बैठे सम्राट को ठंडेपन से देखा। उसकी सुनहरी आंखें जैसे जम गई हों। सिर्फ इतना समझ लो, आइरिस। अगर तुम मुझे संतोषजनक परिणाम नहीं देते, तो मैं खुद उसे हासिल करने में भी हिचकिचाऊंगा नहीं। अपनी बहन के बारे में सोचते ही कियाओ शिंगन के दिल में तीखा दर्द उठा। उसकी आंखें गहरी और अंधेरी हो गईं। यह पहली बार था जब उसने किसी से स्पष्ट हत्याभाव, मर्डरस इंटेंट, के साथ बात की थी। कियाओ शिंगन के इस ठंडे और कठोर व्यवहार को देखकर थोड़ी दूर खड़ा असरित अनायास कुछ बार तेज धड़कन महसूस करने लगा। उसकी हरी आंखों में जैसे रोशनी सी झलक उठी और वह थोड़ा सा उत्साहित भी लग रहा था। यह वह कियाओ था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। असरित के विपरीत, कियाओ शिंगन की बातों ने सामने बैठे आइरिस को सीधे चौंका दिया। खुद परिणाम बनाना? कैसे बनाना? युद्ध शुरू करके? या उसके बेटे की हत्या करके? आइरिस की नजर उस विदेशी जाति पर पड़ी जिसके शरीर के चारों ओर 3 समूह नीली आग के घूम रहे थे। फिर वह 2 पंखों वाले दानवों पर टिक गई, जिनके बारे में मेंगएर ने बताया था कि उन्होंने विन जहाज को सीधे नष्ट कर दिया था। और यह तो सिर्फ उनके साम्राज्य के कुछ ही लोग थे। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता, तो उनका देश साफ तौर पर कमजोर पड़ता, खासकर तब जब इस साम्राज्य के एरलेंस के साथ इतने अच्छे संबंध थे। आइरिस ने खुद को संभाला और समझाने लगा, कियाओ, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे 2 राजघरानों में से एक यहाँ आने से पहले ही बीमार हो चुका था। उसकी हालत पागलपन जैसी थी। जहां तक दूसरे की बात थी, आइरिस ने हल्के गुस्से और भारी मन से कहा, और दूसरा, दुर्भाग्यवश कठिन प्रसव के कारण हम दोनों देशों की मित्रता के लिए मैं तुम्हें एक संतोषजनक परिणाम दूंगा। कियाओ शिंगन ने कोई जवाब नहीं दिया। आइरिस ने दांत भींचकर कहा, मैं वादा करता हूं कि पहले राजकुमार की उपाधि रद्द कर दी जाएगी। कियाओ शिंगन का चेहरा नहीं बदला। जब आइरिस आगे नहीं बोल रहा था, उसकी आंखों में ठंडक और गहरी हो गई। बस इतना ही? यह देखकर कि सामने वाला अभी भी संतुष्ट नहीं है, आइरिस जल्दी से बोला, बिल्कुल नहीं। मैं उसे शाही उत्तराधिकार से भी बाहर कर दूंगा और उसे किसी भी तरह की साम्राज्य की मुख्य राजनीति में प्रवेश नहीं करने दूंगा। यह अभी के लिए पर्याप्त था। कियाओ शिंगन जानता था कि दूसरा साम्राज्य राजकुमार को मार नहीं सकता, लेकिन उसकी उपाधि छीन लेना और उसे उत्तराधिकार से बाहर करना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। और दूसरी तरफ के राजकुमार, वे भी आसान नहीं थे। कियाओ शिंगन ने हल्के से हूं कहा, मानो पहले से थोड़ा संतुष्ट हो। आइरिस ने राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, तो कियाओ, हमारा व्यापार? आइरिस, हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार संभव नहीं है। कियाओ शिंगन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उस साम्राज्य के साथ सहयोग स्वीकार नहीं करता जिसने मेरी बहन को मरने दिया। आइरिस अंदर ही अंदर अटक गया, लेकिन वह केवल मुस्कुरा सका। उसने मन ही मन तय किया कि लौटकर वह उस पहले राजकुमार को ठीक से साफ करेगा, जिसने उसे इतना अपमानित महसूस करवाया था। कियाओ शिंगन ने आइरिस की ओर एक नजर डाली और अंदाजा लगा लिया कि वह अभी क्या सोच रहा है। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह राजकुमार बाद में अच्छा समय नहीं बिताने वाला था, और अगर आगे मौका मिला तो कियाओ शिंगन उसे और भी मुश्किल में डालने से नहीं हिचकिचाएगा। अभी उसकी क्षमता सीमित थी, इसलिए वह बस इतना ही कर सकता था। उसकी बहन अब वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन चेनबेई और उसका भतीजा अभी भी वहां थे। उसे उनकी रक्षा करनी थी। कियाओ शिंगन ने हल्की सी पलकों के कंपन के साथ सोचा। अब अगला कदम था एक ऐसा नाटक करना कि वह यहाँ से जा ही नहीं सकता। उसके सामने खड़ा काले बालों वाला सम्राट युवा और आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जिन्हें समझ पाना मुश्किल था।
उसकी आवाज ठंडी थी। मुझे उम्मीद है कि आपका देश अपने वादे पर कायम रहेगा। बिल्कुल, कियाओ, आप संतुष्ट होंगे। आइरिस भी खड़ा हुआ और सिर हिलाया। भीतर ही भीतर उसे अफसोस था कि वह अभी के लिए उस शक्तिशाली और रहस्यमयी केओस एम्पायर के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन हमेशा एक मौका होता है। आइरिस समझ रहा था कि सामने वाले के दिल में अभी गुस्सा है, लेकिन कुछ समय बाद, जब केओस एम्पायर का सम्राट शांत हो जाएगा, ओड्राइफाई निश्चित रूप से फिर से संपर्क का एक सही अवसर ढूंढ लेगा। आखिरकार, स्थायी दुश्मन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। यह बात खासकर उन सम्राटों पर लागू होती है जो पूरे देश का भार उठाते हैं। दूसरी तरफ ने सिर्फ अपने राजकुमार के मामले को संभालने की मांग की थी और किसी तरह के अतिरिक्त मुआवजे पर जोर नहीं दिया था। आइरिस के लिए यह एक संकेत था। जब क्याओ अपने साम्राज्य की ईमानदारी देख लेगा, तो दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध स्थापित हो सकते हैं। यह सोचकर आइरिस अपने सबसे बड़े बेटे से निपटने के लिए और भी दृढ़ हो गया। हालांकि वह सबसे अधिक अपने जैसा था, लेकिन वह उसका एकमात्र बेटा नहीं था। असल में आइरिस और बियाला के वीरी एक जैसे ही थे। अपने हितों के लिए वे किसी को भी छोड़ सकते थे। क्याओ शिंगन की पलकें हल्की सी कांपी और उसने अब और बात करने की इच्छा नहीं दिखाई। जैसे ही वह कार्ड्स के साथ वहां से जाने के लिए उठा, उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। क्याओ। क्याओ शिंगन ने हल्का सा मुड़कर देखा और दूर खड़े सुनहरे बालों वाले सम्राट को देखा। उसके पीछे इलिर और हॉवर्ड थे और यह स्पष्ट नहीं था कि वे कब से वहां खड़े होकर सब सुन रहे थे। आश्रित, शुभ दोपहर। कमरे के दूसरी तरफ आइरिस ने अभिवादन किया, लेकिन दुर्भाग्य से आश्रित ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया और सिर्फ क्याओ शिंगन की ओर देखा। उस कोण से वह साफ देख सकता था कि क्याओ की खूबसूरत सुनहरी आंखों में तीखी ठंडक और एक अजीब सी भारीपन भरा हुआ था। राजकुमारी की मृत्यु ने निश्चित रूप से क्याओ पर बहुत बड़ा आघात डाला था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और आश्रित ने साफ महसूस किया कि क्याओ की आंखों की ठंडक थोड़ी सी पिघल गई थी। शायद इसलिए क्योंकि वह उसे देख रहा था, एक ऐसे दोस्त को जिससे उसके संबंध अच्छे थे। यह खास व्यवहार आश्रित के दिल में एक अजीब सी भावना जगा गया, जो पूरी तरह अप्रिय भी नहीं थी। दूसरी तरफ क्याओ शिंगन थोड़ा हैरान था। समय के हिसाब से क्या यह तानाशाह टायरेंट इलिर से खबर मिलते ही सीधे उसे ढूंढने आ गया था? वह कार्ड्स को साथ लेकर तानाशाह के पास गया। तानाशाह ने उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और फिर आइरिस की तरफ सिर हिलाया, जैसे अभी उसे एहसास हुआ हो कि कमरे में सामने कोई और सम्राट भी मौजूद है। यह अभिवादन तो शायद न दिया होता तो ही बेहतर था। क्याओ शिंगन के मन में हल्की सी मनोरंजक भावना आई और उसने ठंडी नजर से आइरिस को देखा, फिर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। आइरिस। वापसी के रास्ते में क्याओ शिंगन बहुत कुछ सोच रहा था। उसने अपने बगल में चलते आश्रित की ओर देखा, उसके होंठ हल्के से सिकोड़े हुए थे। चूंकि तानाशाह को पहले से उसके भाई और भतीजे के बारे में पता चल चुका था, इसलिए अब उसके अगले नाटक को और टाला नहीं जा सकता था। लेकिन सीधे सीधे एरेलेंस छोड़ने का नाटक करना बहुत अचानक और अविश्वसनीय होता। उसे पहले एक उचित आधार तैयार करना होगा, तभी वह असली सीन शुरू कर सकेगा। वह सोच ही रहा था कि क्याओ शिंगन ने तानाशाह की नजर महसूस की। आश्रित उसे घूरने में मजा लेता था। शायद इसी वजह से वह तानाशाह की निगाह के प्रति अब कुछ हद तक अभ्यस्त हो चुका था। आगे जो वह योजना बनाने वाला था, उसे सोचते हुए क्याओ शिंगन का मन थोड़ा स्थिर हुआ और उसने खुद ही चुप्पी तोड़ दी। आश्रित, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। सुबह से ही क्याओ शिंगन अपने भतीजे, भाई और कार्ड्स के बारे में सोच रहा था और ठीक से पानी भी नहीं पी पाया था। आश्रित के कानों में यह बात ऐसे पहुंची जैसे क्याओ अब भी गहरे शोक में डूबा हुआ हो। क्या इतना ही काफी है, क्याओ? आश्रित ने होंठ भींचकर पूछा। अगर किसी ने उसके किसी प्रिय को चोट पहुंचाई होती, तो आश्रित के उंगलियों का एक इशारा ही काफी होता। बस उपाधि, टाइटल छीन लेना ही पर्याप्त नहीं था। कुछ याद आने पर आश्रित ने सिर थोड़ा घुमा लिया, उसकी पलकें हल्की सी झुक गईं और उसकी आंखों के नीचे एक पल के लिए लाल चमक छिप गई। उसने भीतर उठती हुई विनाशकारी, टायरानिकल
भावनाओं को दबाया और फिर क्याओ शिंगन की ओर देखा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वही ठंडा, अलग-थलग खड़ा क्याओ शिंगन अचानक थोड़ा मुस्कुरा दिया। हालांकि उस मुस्कान में किसी तरह की कोमलता नहीं थी। ऐसा परिणाम कैसे पर्याप्त हो सकता है? हमारे केओस एम्पायर के राजकुमार और राजकुमारी उनके पूरे साम्राज्य से कहीं अधिक सम्मानित है, क्याओ शिंगन ने धीमी आवाज में कहा। उसके पास मूल शरीर की पूरी यादें थी, तीनों भाई बहनों के साथ बिताए हुए दिन और छोटे भाई को खोने का वह वास्तविक दर्द भी। आश्रित ने उसके पास खड़े क्याओ की ओर देखा। उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों में इस समय कई ऐसे भाव थे जिन्हें समझ पाना मुश्किल था, जटिल, गहरे और पहले से बिल्कुल अलग। इससे पहले आश्रित को क्याओ शिंगन की सुनहरी आंखों में वह सरल और सीधी मुस्कान सबसे ज्यादा पसंद थी, वही जो उसकी भीतर की उथल पुथल को शांत कर देती थी। लेकिन इस बार उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। वे आंखें चाहे किसी भी भाव में हों, बेहद खूबसूरत लगती थी। ऐसे क्याओ शिंगन को देखकर आश्रित को लगा कि उसके शरीर में बहता हुआ हर कतरा खून जैसे हल्का सा कंपन करने लगा हो। क्याओ का कोई भी रूप हो, वह हमेशा ही आकर्षक था। तो क्याओ, तुम्हारे पास आगे भी कुछ योजनाएं होंगी? आश्रित ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह क्याओ शिंगन का बदला देखने में मदद करके खुश होता, बस उसे क्याओ के अगले कदम देखने को मिलते रहें। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, क्याओ, तो मुझे बताना। एक दोस्त के तौर पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। क्याओ शिंगन की आंखों में हल्की सी भावना उभरी। उसने हूं कहा। फिर जाने क्या सोचकर कुछ पल चुप रहा और फिर उसने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अभी इसकी जरूरत नहीं है, आश्रित। अब जब मेरे भाई और भतीजे मेरे पास वापस आ गए हैं, तो एक बड़े भाई के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें उनके जन्मस्थान वापस लेकर जाऊं। आश्रित को उम्मीद नहीं थी कि क्याओ खुद से जाने की बात करेगा। यह सोचकर कि वह जा रहा है, आश्रित के भीतर अनजाने में एक असहजता सी उठी। लेकिन क्याओ तो मूल रूप से अपने भाई बहनों को खोजने एरेलेंस आया था। अब यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं बचा था, बल्कि अगर वह जाने की बात न करता तो यह ही अजीब होता। आश्रित के पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं था। उसकी तानाशाही की स्थिति अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। आश्रित ने यह समझने की कोशिश की कि उसके भीतर यह रिपल्शन क्यों बढ़ रहा था। यह उसका कठिन तानाशाही काल था और केवल सामने वाला व्यक्ति ही उसे शांत कर सकता था। इसके अलावा दोनों देशों ने पहले ही व्यापार पर सहमति कर ली थी। अगर क्याओ चला गया तो वह उसे बाद में कहाँ ढूंढेगा। आश्रित धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह फिलहाल क्याओ को छोड़ नहीं सकता। उसके पास क्याओ को रोकने का कोई वैध कारण भी नहीं था, इसलिए वह बस क्याओ के साथ चलने का निर्णय ले सकता था। कुछ समय बाद दोनों लगभग महल तक पहुंच चुके थे। आश्रित को चुप देखकर क्याओ शिंगन ने हल्की सी भौहें सिकोड़कर उसे उलझन में देखा। क्या हुआ, आश्रित? तभी उसने सामने खड़े सुनहरे बालों वाले सम्राट के चेहरे पर कुछ झिझक देखी। वह गंभीरता से बोला, कुछ नहीं। बस यह सुनकर थोड़ा मन भारी हो गया कि क्याओ जा रहा है। यह सुनकर क्याओ शिंगन ने उसे शांत करते हुए कहा, ऐसा मत सोचो, आश्रित। भविष्य में जब भी समय मिलेगा, मैं एरेलेंस वापस आकर तुमसे मिलूंगा। आश्रित ने हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पल उसने जैसे अनजान बनकर पूछा, क्याओ, हमने पहले व्यापार की बात की थी। क्या मैं अपने व्यापार दूतों को तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ? इससे हम एरेलेंस में रहते हुए केओस एम्पायर की विशेषताओं को बेहतर समझ पाएंगे और दोनों देशों के सहयोग को भी बढ़ा पाएंगे। असल में वह बस क्याओ के साथ ही रहकर आगे बढ़ना चाहता था। क्याओ शिंगन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल, मेरे मित्र। काले बालों वाले सम्राट की हर हरकत, यहाँ तक कि दूसरे देश के व्यापार दूतों को साथ ले जाने की स्वीकृति भी इस बात की पुष्टि कर रही थी कि वह सच में एरेलेंस छोड़ने का मन बना चुका था। आश्रित, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे दूत केओस एम्पायर के अतिथि बनेंगे। बस अफसोस यही है कि मैं वहां नहीं रहूंगा। दो लोग जिनके मन में स्पष्ट रूप से अलग अलग विचार थे, इस समय बाहर से बेहद ईमानदार और सौहार्दपूर्ण लग रहे थे। क्याओ शिंगन अपने छोटे भाई और भतीजे के बारे में सोच रहा था जो अभी भी महल में थे। अपना काम पूरा करने के बाद वह ज्यादा रुका नहीं।
आश्रित के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह अपने महल वापस जाने के लिए तैयार हो गया। आश्रित कुछ और समय कियाओ शिंगन के साथ उसके निवास स्थान पर जाकर बात करना चाहता था, लेकिन उसी समय 4 देशों की सभा के आशीर्वाद समारोह की देखरेख कर रहा काले वस्त्रों वाला जादूगर अचानक अपने शिष्यों के साथ उसकी ओर आता दिखा, इसलिए उसे मजबूरी में यह विचार छोड़ना पड़ा। कियाओ शिंगन की दूर जाती हुई पीठ को मोड़ के पीछे गायब होते हुए देखने के बाद ही आश्रित ने अपनी नजरें हटाईं। काले वस्त्रों वाला जादूगर उसे देख रहा था। उसकी दयालु एम्बर आंखों में हल्की सी मुस्कान झिलमिला उठी। वो लोग कहाँ हैं? 4 साम्राज्यों की यह छोटी सभा वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उन्हें पहले महल में जाकर प्रार्थना करने के लिए कह दिया गया है। आश्रित ने मुड़कर उस काले वस्त्र वाले जादूगर को अपने महल के अंदर ले गया। फिर उसने हाथ उठाकर हॉवर्ड और इलिर को दरवाजे के बाहर इंतजार करने का इशारा किया। उसी समय मो जिन थोड़ा बेचैन हो गया। वह हॉवर्ड की बाह से नीचे उतरकर रेंगने लगा। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर जाने वाला था, आश्रित ने उसे पकड़कर वापस हॉवर्ड की बाहों में फेंक दिया। बाहर रुको! मो जिन ने नाराजगी से फुफकार मारी। उसका सापसा सिर हॉवर्ड के कंधे पर आकर चिपक गया, मानो वह परेशान हो। आखिर अंदर ऐसा क्या था? मो जिन की पूंछ उत्साह से हॉवर्ड की बाह पर थपथपाने लगी। हिज हाइनेस जिन को क्या हुआ है? इलिर ने अपने बड़े भाई की ओर थोड़ी उलझन से देखा। हॉवर्ड का चेहरा बिना किसी भाव के था। मुझे नहीं पता, मत पूछो। इलिर ने मो जिन की तरफ एक बार फिर देखा, फिर नजरें हटा लीं और अपने बड़े भाई के साथ दरवाजे की रखवाली करता रहा। उसी समय कियाओ शिंगन भी वापस महल में लौट आया। उस समय उसका छोटा भाई और भतीजा पहले की तरह ही उला के साथ खेल रहे थे। जैसे ही कियाओ शिंगन को आते देखा, चेनबेई तुरंत खड़ा हुआ और उसके सामने दौड़ आया। उसकी गहरी आंखें ऊपर उठी हुई थी। भाई, आप वापस आ गए। कियाओ शिंगन के होंठ हल्के से ऊपर उठे और उसने हूँ कहते हुए उसका सिर सहलाया। दूसरी तरफ खड़े बच्चे ने अपने चाचा को दौड़कर आते देखा तो वह कुछ पल के लिए असमंजस में रहा। फिर जब उसकी नजर कियाओ शिंगन की कोमल सुनहरी आंखों से मिली तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह चेनबेई के पास आया, अपने चाचा के कोट का किनारा पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, बड़े चाचा, आप वापस आ गए। कियाओ शिंगन ने भी हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर दोनों बच्चों को उठाकर टेबल के पास बैठा दिया। अंकल स्टर पास खड़े होकर तीनों के लिए पानी लाया और फिर पीछे हटकर खड़ा हो गया। उला ने अपनी कठपुतली को कमर पर लटकाया और फेंग लिंग के पास खड़ा हो गया। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। वह सामने का दृश्य देख रहा था। लड़का कियाओ शिंगन की गोद में थोड़ा घबराया हुआ बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ पैर कहाँ रखे। कियाओ शिंगन को उस बच्चे का नाम भी नहीं पता था। नॉर्थ विंड और विंड स्पिरिट उसे नामहीन कहते थे। उसका कोई नाम नहीं था और जन्म से ही उसे प्यार नहीं मिला था। उसका सबसे अच्छा चाचा भी बीमार था और उसे यह तक नहीं पता था कि उसे नाम देना चाहिए। बास्टर्ड, यंग मास्टर, यूएक्सी, इनमें से कोई भी उसका असली नाम नहीं था। बास्टर्ड, यंग मास्टर, यूएक्सी, इनमें से कोई भी उसका नाम नहीं था। जिस पल से कियाओ शिंगन ने उस बच्चे और चेनबेई को उठाया था, उसने तय कर लिया था कि वह उन्हें एक नई जिंदगी देगा। इस बच्चे को अपने दुखद अतीत से बाहर निकलने के लिए एक नाम चाहिए था। यह सिर्फ मूल शरीर की यादों से प्रभावित बात नहीं थी। चूंकि उसने मूल शरीर को संभाल लिया था, कियाओ शिंगन को उसकी जिम्मेदारियां भी निभानी थी, चाहे वह अपने भाई और भतीजे को साथ लाना हो या भविष्य में उनकी देखभाल और सुरक्षा करना हो। यह सब वह पूरी कोशिश से पूरा करने वाला था। तुम्हारी माँ केओस एम्पायर की राजकुमारी थी। कियाओ शिंगन ने यूएक्सी की पहचान को सामने रखते हुए धीरे धीरे स्क्रिप्ट के अनुसार सच्चाई बताई। तुम अभी छोटे हो, शायद मेरी बात पूरी तरह समझ न पाओ। उसने सामने बैठे बच्चे की तरफ देखा, जिसकी खाली सी नजर और हल्की घबराहट साफ बता रही थी कि वह सब कुछ पूरी तरह नहीं समझ रहा। कियाओ शिंगन ने होंठ भींच लिए। उसे पता था कि बच्चे को पूरी सच्चाई समझाना अभी संभव नहीं है। अगर वह समझ भी जाता तो इतनी जटिल सच्चाई उसे डरा सकती थी। अभी उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि वह आसपास के बड़ों पर भरोसा करे और सुरक्षित महसूस करे। कियाओ शिंगन की पलकें हल्की सी कांपी। चाहे आगे
नाटक कितना भी कठिन क्यों न हो, वह चेनबेई और अपने भतीजे को सुरक्षित रखने के लिए पूरी कोशिश करेगा। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी माँ का परिवार नाम अपनाकर केओस एम्पायर की राजकुमारी यूएक्सी के उत्तराधिकारी बनना चाहते हो? बच्चे ने यह सुनकर अपनी सुनहरी आंखें झपकाईं। अपनी माँ का नाम लेकर उसके पास भी बाकी सबकी तरह एक नाम हो सकता था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जोर जोर से सिर हिलाया। बड़े चाचा, मैं माँ का परिवार नाम अपनाना चाहता हूँ। दूसरे पक्ष को फिर हल्की सी हंसी सुनाई दी। इसके बाद तुम्हारा नाम याओ होगा। हमारे केओस एम्पायर का पारिवारिक नाम कियाओ लेकर तुम्हारा पूरा नाम होगा कियाओ याओ। यह कियाओ शिंगन का उस बच्चे के लिए आशीर्वाद था। वह चाहता था कि यह बच्चा सूरज की तरह हो, चाहे कितने भी काले बादल क्यों न हो, वह उनसे बाहर निकलकर रोशनी और उम्मीद बन सके। अगर तुम्हें पसंद न हो तो मैं कियाओ शिंगन कहना चाहता था कि अगर नाम पसंद न आए तो वह बदल भी सकता है। लेकिन उसने देखा कि बच्चा 2 बार नाम दोहराता है, फिर उत्साह से उसकी ओर मुस्कुराया। बड़े चाचा, यह बहुत अच्छा है। कियाओ याओ। कियाओ याओ की मुस्कान बहुत संक्रामक थी। उसकी सुनहरी आंखें खुशी से मुड़ गईं। उसने अपना नाम चेनबेई को बताया, फिर पास खड़े अंकल स्टर, एंजेलिया और उला की ओर भी उत्साह से देखा, मानो वह अपना नाम सबके साथ बांटना चाहता हो। कियाओ शिंगन ने कियाओ याओ को नीचे उतारा और देखा कि वह हर किसी के सामने बार बार अपना नाम दोहरा रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झिलमिला उठी। फिर उसकी नजर टेबल पर बैठे कियाओ चेनबेई पर गई। वह अभी भी थोड़ा खोया हुआ लग रहा था, अपने ही विचारों में डूबा हुआ। नॉर्थ विंड ने कहा था कि चेनबेई को पागलपन तक प्रताड़ित किया गया था। अपने छोटे भाई और बहन के अपहरण के समय अपनी बहन को बचाने के लिए चेनबेई को बहुत मार और यातना सहनी पड़ी थी। ये यादें एक 8 साल के बच्चे के लिए बहुत दर्दनाक थीं। इस दुनिया में किसी तरह टिके रहने के लिए उसने अपने ही भीतर की दुनिया में खुद को बंद कर लिया था। कियाओ शिंगन ने चेनबेई की ओर देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए गहरी पीड़ा उभरी। आखिरकार, जिन्होंने मूल भाई बहनों का अपहरण किया था, वही इस पूरे अंधेरे की जड़ थे। कियाओ शिंगन ने अपने भीतर उठते गुस्से को दबाया और हल्की मुस्कान के साथ चेनबेई से पूछा, चेनबेई, क्या कियाओ याओ नाम अच्छा लगता है? चेनबेई ने कियाओ शिंगन की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि उसका भाई अपने आप से ही बात कर रहा है। लेकिन कियाओ याओ कौन था? चेनबेई की आंखों में थोड़ी उलझन थी। कियाओ शिंगन को उसे 2-3 बार यह बताना पड़ा कि कियाओ याओ कौन है, तब जाकर चेनबेई धीरे धीरे बोला, हूँ। अगर वह इस बार याद नहीं रख पाया, तो वह हर दिन उसे दोहराता रहेगा। किसी दिन चेनबेई कियाओ याओ के नाम को याद कर लेगा और उस लड़के को कियाओ याओ के रूप में स्वीकार कर लेगा। और यह काम अब कियाओ याओ खुद पर छोड़ दिया गया था। कियाओ जिंगनैन ने उला और एंजेलिया से कहा कि वे चेम्बे और कियाओ याओ को कमरे में आराम करने ले जाएं। चेम्बे और कियाओ याओ का कमरा कियाओ जिंगनैन के कमरे के बहुत पास था। कियाओ याओ ने अपने चाचा का हाथ पकड़ा। जाते समय उसकी नजर कियाओ जिंगनैन पर पड़ी और उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, बड़े चाचा, क्या आप हमारे साथ चलना चाहते हैं? कियाओ याओ पहले कियाओ जिंगनैन से थोड़ा डरता था, इसलिए नहीं कि वह डरावना था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि कहीं कियाओ जिंगनैन उसे पसंद न करता हो। लेकिन जिस पल कियाओ जिंगनैन ने उसे नाम दिया, कियाओ याओ खुद को रोक नहीं पाया और उसने हिम्मत करके थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया। उसे पहली बार कोई नाम मिला था, और यह नाम उसके बड़े चाचा ने दिया था। कियाओ याओ के सीमित अनुभव में बड़े लोग तभी नाम देते हैं जब वे बच्चे को पसंद करते हैं। कियाओ जिंगनैन थोड़ी देर रुका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, चाचा अभी कुछ काम में व्यस्त हैं। काम खत्म होने के बाद वह तुम दोनों से मिलने आएंगे। कियाओ याओ खुशी से सिर हिलाकर मुस्कुराया और फिर चेम्बे का हाथ पकड़ लिया। दोनों उला और एंजेलिया के साथ कमरे की ओर चले गए। उनके जाने के बाद कियाओ जिंगनैन ने बाकी कार्ड्स के साथ बैठकर बातचीत शुरू की। उसने उन्हें एरलिन्स में रुकने और आगे की योजनाओं, खासकर व्यापार और भविष्य की रणनीतियों के बारे में बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा व्यापार और वाणिज्य का था। कियाओ जिंगनैन ने एरलिन्स के साथ एक व्यापार मिशन की योजना बनाई थी और बाद में
अन्य देशों के साथ भी व्यापार अभियान शुरू करने का विचार रखा था, ताकि वह अपने भाई और भतीजे को सुरक्षित रूप से वापस ला सके। ओड्राइफाई और मदिपा के अलावा, जिनसे दावत में पहले ही टकराव हो चुका था, दो और देश, गोलिलन और बियाला, को भी व्यापार निरीक्षण के लिए अपने दूत भेजने थे। इससे पहले कियाओ शिंगन कार्ड्स को पूरी योजना के बारे में बता चुका था, इसलिए उन्हें यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि चारों तरफ दुश्मनों से घिरा यह माहौल कितना जटिल था। ओह, यह तो सच में डुओले का दिल थोड़ा भारी हुआ, अपने उस मास्टर को देखते हुए जो हर दिन किसी तरह बचने के रास्ते ढूंढ रहा था, लेकिन साथ ही उसे यह भी लगा कि पैसे कमाने का मौका आ गया है। मास्टर, कृपया व्यापार का मामला मुझे संभालने दीजिए, डुओले ने मुस्कुराते हुए कियाओ शिंगन से कहा। कियाओ शिंगन ने सिर हिला दिया। व्यापार पहले ही तय हो चुका था। इसके अलावा वह दूत दल को एक अभियान के नाम पर अन्य देशों की स्थिति देखने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता था। कियाओ शिंगन कुछ पल सोचता रहा। अगर कभी यह योजना पूरी तरह उजागर हो गई और तब तक उसे दूसरे महाद्वीप का कोई सुराग नहीं मिला, तो उसे इन देशों की कमजोरियों का इस्तेमाल करके भागने का रास्ता निकालना होगा। और यह सब विश्वसनीय दिखे, इसके लिए एरेलिन्स में स्थिर होने के बाद वह कुछ कार्ड्स को अलग कामों के लिए तैनात करेगा। ये सब बाद में स्क्रिप्ट के हिसाब से सावधानी से सेट करना होगा। रुयट ने एक घूंट वाइन लिया और सच में महसूस किया कि उसका मास्टर बहुत मुश्किल स्थिति में है। एक के बाद एक संकट और कठिनाई लगातार बढ़ती जा रही थी। मास्टर, क्या रुयट जाकर जादुई जानवरों से लड़ने में आपकी मदद करे? उसने अपनी भूमिका के बारे में सोचा, शायद अब बस लड़ाई में मदद करना और मोर्चा संभालना ही बचा था। रुयट की ही तरह सोचते हुए हुओ यी ने टेबल पर हाथ लहराया। हाँ, बॉस। हम 3 फायर ब्रदर्स भी आग में घी डाल देंगे, जहां मास्टर इशारा करेगा, हम वहीं जला देंगे। सीशा ने इस बार हुओ यी को रोका नहीं, बल्कि वह भी मान रहा था कि उसकी बात ठीक है। डेमन कपल तो और भी उत्साहित थे, कह रहे थे कि उनके रहते लड़ाई की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कियाओ शिंगन हल्के से मुस्कुराया, उसे पता था कि ये सभी कार्ड्स उसकी मदद करना चाहते हैं। तुम लोग अगले 2 दिन अपने अपने काम पर ध्यान दो। इसके बाद तुम लोग काफी व्यस्त रहोगे। अंकल स्टर की नीली आंखों में कोमलता थी। उसका चेहरा शांत और शालीन था। तुम्हारी मदद कर पाना अच्छा है, लेकिन कृपया अपने आराम का ध्यान रखना। उसने कियाओ शिंगन की थकी हुई भौहों को देखते हुए हल्की चिंता से कहा। फेंगलिंग, जो काफी देर से चुप बैठा था, अपना रेशमी स्कार्फ ऊपर खींचकर चेहरे को ढक लिया, सिर्फ उसकी नीली आंखें दिखाई दे रही थी। उसने शांत लेकिन साफ आवाज में सहमति दी। मास्टर, आपको सच में आराम करना चाहिए। वह समूह के साथ आने के बाद से लगातार कियाओ शिंगन के साथ था और उसकी बढ़ती हुई मानसिक दबाव को सबसे सीधे महसूस कर रहा था। जीरो ने भी कियाओ शिंगन के थोड़े थके हुए चेहरे को देखा और अपनी भारी, थोड़ी खुरदुरी आवाज में चिंता जताई। मास्टर, आराम करें। कियाओ शिंगन को वास्तव में लगा कि उसकी हालत ठीक है। उसे अभी भी आश्रित के सामने दूसरा सीन कब करना है, इस पर सोचना था। लेकिन सामने मौजूद कार्ड्स की चिंता देखकर उसने हल्के से सिर हिला दिया। ठीक है। कुछ चीजों को फिर से व्यवस्थित करते हुए कियाओ शिंगन खड़ा हो गया। इससे पहले कियाओ शिंगन ने कियाओ याओ और चेनबेई से मिलने का वादा किया था। कार्ड्स को आगे के कुछ काम समझाकर उसने उन्हें जल्दी सोने के लिए कहा। वहीं वह खुद उन दोनों को देखने गया जो आज ही महल में आए थे। जिस कमरे में कियाओ याओ और चेनबेई पहले रह रहे थे, उसकी तुलना अब के कमरे से नहीं की जा सकती थी। परिचित लोगों के साथ होने की वजह से दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। जैसे ही उला और एंजेलिया अपने मास्टर को ढूंढने बाहर निकलने वाले थे, एंजेलिया के पास खड़ा स्नो वुल्फ अचानक परिचित गंध सूंघकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। मास्टर। एंजेलिया के लंबे कान हल्के से हिले और उसने धीरे से अपने मास्टर को सलाम किया। उला ने भी उत्साह से अपने मास्टर को पुकारा। कियाओ शिंगन ने हल्के और शांत चेहरे के साथ सिर हिलाया, फिर उनसे कुछ सवाल पूछे और दोनों को आराम करने भेज दिया। वह कियाओ याओ और चेनबेई के बिस्तर के पास गया और दोनों की सोने की स्थिति देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। कियाओ याओ को गोल होकर सोना पसंद था, वह चेनबेई के पास सिमटा हुआ था। वहीं चेनबेई भी अनजाने में सोते समय कियाओ याओ को अपनी बाहों में सुरक्षित रखे हुए था।
ये दोनों ही इस दुनिया में मूल शरीर के बचे हुए अंतिम खून के रिश्तेदार थे और अब वे उसके अपने थे। दोनों के लिए मच्छरदानी की पर्दा ठीक से लगाकर कियाओ शिंगन ज्यादा देर नहीं रुका और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह होते ही विभिन्न देश एक एक करके रवाना होने लगे। ओड्राइफाई का सम्राट सुबह सवेरे अपने अधीनस्थ देशों के नेताओं के साथ जल्दी लौट गया। वह अपने सबसे बड़े बेटे से जल्द निपटना चाहता था। बियाला और गोलिलन के सम्राट अभी तक रवाना नहीं हुए थे, क्योंकि वे अभी भी केओस एम्पायर के सम्राट के साथ व्यापार से जुड़ी बातों पर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन यह साफ था कि रहस्यमय केओस एम्परर को उनकी कोई खास परवाह नहीं थी और सारा काम केओस एम्पायर के वित्त अधिकारी डुओले को सौंप दिया गया था। डुओले, जो पैसों के मामले में बेहद तेज व्यापारी था, ने बियाला और गोलिलन के दूतों से संपर्क किया। दोनों देशों की विशेषताओं की तुलना करने के बाद उसने पहले बियाला जाने का निर्णय लिया। डुओले ने अफसोस जताते हुए कहा, माफ कीजिए, हमारे सम्राट के पास हाल ही में कुछ काम है। व्यापार दूतों को आपके देश जाने में थोड़ा समय लगेगा। बियाला का सम्राट वीडी पहले से ही एरेलेंस छोड़ने के लिए तैयार था और एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था। केओस एम्पायर के साथ व्यापार के लिए उसने मुश्किल से एक और सुबह रुकने की सहमति दी थी। अपने दूत की बात सुनकर वीडी ने जल्दी से डुओले को बुलवाया। जब डुओले ने वीडी को देखा तो वह हैरान रह गया। वह समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ है। वीडी बहुत पतला हो चुका था, उसका चेहरा फीका था और उसकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं थी। यह साफ तौर पर असामान्य था। डुओले ने औपचारिक बातचीत के बाद चुपचाप जानकारी लेने की कोशिश की। मास्टर, बियाला का सम्राट जा चुका है। उसने एरेलेंस के शाही महल के बाहर एक दूत छोड़ दिया है, जो हमें समय आने पर ले जाएगा। गोलिलन से भी ऐसी ही खबर मिली है। कियाओ जिंगनान को रिपोर्ट देते हुए डुओले मुस्कुराया और उसे दोनों देशों के साथ हुई बातचीत का नतीजा बताया। फिर उसने कुछ और बातें भी बताईं। उसका चेहरा थोड़ा उलझा हुआ था। जब बियाला का सम्राट जा रहा था तो उसने किसी से 4 कलश अर्न्स खरीदने का आदेश दिया था। एक बड़े देश का किसी दूसरे देश के समारोह के दौरान कलश खरीदना थोड़ा अजीब था और यह बात बहुत ही अजीब तरीके से फैल गई थी। कियाओ जिंगनान ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि इसका संबंध असरित से हो सकता है। बेहतर यही था कि वह गहराई में न जाए। अभी अपने काम पर ध्यान देना ही सही था। 2 दिन इंतजार करो। मामला पूरी तरह खत्म होने के बाद तुम व्यापार की जांच के लिए लोगों को ले जा सकते हो। इस खत्म होने का मतलब था कि वे एरेलेंस में एक उचित कारण के साथ रह सकते थे। और यहाँ कैसे रुकना है, कियाओ शिंगन पहले ही अगले कदम के बारे में सोचने लगा था। देश एक एक करके लौट रहे थे और आश्रित के मन में पहले से ही एक हल्की सी बेचैनी थी। कियाओ के जाने का समय और करीब आ रहा था। उसने अपनी भीतर की उथल-पुथल को दबाया और शांत चेहरे के साथ कियाओ शिंगन को उनके साथ जाने वाले दूत से मिलवाया। मार्क, एरेलेंस का वित्त अधिकारी, उनके साथ इलिर सुरक्षा में रहेगा। आश्रित का विचार था कि समय आने पर इलिर अपनी असली रूप लेकर उनके साथ जाएगा। साम्राज्य में कैबिनेट और वुडरेस दोनों थे। हाल ही में उसका शिक्षक भी महल में ही मौजूद था, इसलिए अगर वह 1 महीने भी अनुपस्थित रहे तो भी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। और वैसे भी उसका तानाशाही काल लगभग खत्म होने वाला था, इसलिए बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर कुछ गलत हुआ, आश्रित ने पलके झुकाकर सोचा, तो वह गलतियों को एक एक करके खत्म कर देगा। मुझे पता है, कियाओ शिंगन के होंठ हल्के से उठे। वह ऐसा लग रहा था जैसे अपने भाई बहन को घर वापस ले जाने का इंतजार कर रहा हो। आश्रित ने उस मुस्कान को देखा और उसे अनजाने में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। वह उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। आश्रित ने खुद से कहा, कोई भी गोल्डन स्केल को तानाशाही काल में छोड़ नहीं सकता था। अगली सुबह आश्रित ने अपने अधीनस्थों को सब समझा दिया और तय कर लिया कि वह अपने असली रूप में बदलकर उनके काफिले के साथ जाएगा। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे वहां ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। कियाओ, तुम्हें क्या हुआ है? आश्रित ने हल्की सी भौहें सिकोड़ते हुए अपने सामने खड़े कियाओ शिंगन को देखा। वह थोड़ा पीला और थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं गहरी बेचैनी और एक तरह की अधूरी उत्तेजना भी थी। आश्रित ने देखा कि कियाओ कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अचानक जैसे कुछ याद आ गया हो,
उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। आश्रित ने उसे बीच में नहीं टोका और चुपचाप इंतजार करता रहा। आश्रित, मैं अभी कुछ समय के लिए नहीं जा सकता। आश्रित एक पल के लिए ठिठक गया। काले बालों वाला सम्राट जैसे खुद ही यह महसूस कर रहा था कि उसका एरलेंस में लगातार रुके रहना थोड़ा अनुचित लग रहा है। उसने होंठ भींच लिए और हल्का सा शर्मिंदा भी दिखा, यहाँ तक कि उसके कान भी हल्के लाल हो गए। क्यों? आश्रित ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी। क्याओ शिंगन ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे समझाने लगा। आश्रित, क्या तुम स्टारगेजर क्लैन को जानते हो? स्टारगेजर्स स्पिरिट रेस की एक शाखा थे, जो सफेद पट्टी से आंखें ढकते थे और प्राकृतिक रूप से अत्यंत बुद्धिमान माने जाते थे। वे भविष्य में शुभ-अशुभ संकेत देखने में सक्षम होते थे। क्याओ शिंगन को एरलेंस की पुस्तकों में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए वह विस्तार से समझाने वाला था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आश्रित ने पहले ही सिर हिला दिया, उसे यह बात पता थी। यह और भी अच्छा था। क्याओ शिंगन ने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी। आश्रित, सच यह है कि जब मैं महल में था, मैंने तुमसे कई बातें छुपाई थी। क्या तुम्हें कभी शक नहीं हुआ? जैसे केओस एम्पायर के सम्राट, राजकुमार और राजकुमारी आखिर दूसरी महाद्वीप पर यात्रा करने क्यों आए? यात्रा के दौरान ही उन्हें धोखा मिला और बाकी दो लोग गायब हो गए। आश्रित ने हल्की सी भौं उठाई, उसे उम्मीद नहीं थी कि क्याओ इस विषय को खुद उठाएगा। आश्रित ने बिना टोके पूरी बात सुनी। उसकी हथेली हल्की सी ऊपर उठी, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर रुककर अंत में उसने धीरे से क्याओ शिंगन की पीठ थपथपा दी, जैसे उसे शांत कर रहा हो। क्याओ शिंगन ने धीरे से सांस ली और आखिर में कहा, और अब खबर मिली है कि उस श्राप का समाधान इसी महाद्वीप पर है जहां मैं अभी हूं। यह सुनते ही आश्रित की आंखों में हल्का सा बदलाव आया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, इसलिए तुम नहीं जा सकते। क्याओ ने सिर झुका दिया, जैसे यह बात कहने में उसे खुद भी कठिनाई हो रही हो। हाँ। उसके होंठ हल्के से भींच गए। अगर मैं चला गया तो संभावना खो जाएगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा फैल गया। आश्रित ने उसे देखा। क्याओ शिंगन की आंखों में थकान थी, लेकिन उसके अंदर की दृढ़ता भी साफ थी। वह झूठ बोल रहा था, लेकिन उसका उद्देश्य अधूरा नहीं था, वह किसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहा था। आश्रित ने धीरे से पूछा, और यह समाधान तुमने ढूंढ लिया है? क्याओ शिंगन कुछ सेकंड रुका, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अभी नहीं, लेकिन अगर मैं यहां रहा तो उसे खोजने की संभावना बढ़ जाएगी। आश्रित की नजर थोड़ी गहरी हो गई। वह समझ रहा था कि क्याओ के शब्द सीधे नहीं थे, लेकिन उसके पीछे का मतलब साफ था। वह सिर्फ जाना नहीं चाहता था। वह लगभग प्रकट हो चुका है। प्रकट हो चुका है। आश्रित की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने धीरे से पूछा, वह चीज क्या है? क्याओ शिंगन एक पल के लिए सख्त हो गया, जैसे किसी दुख ने उसे छू लिया हो। उसने हल्की सांस छोड़ी। वह मुझे नहीं पता। असल कारण यह था कि क्याओ शिंगन ने जानबूझकर कहानी का वह हिस्सा खाली छोड़ा था। वह हालात को देखकर आगे तय करना चाहता था कि उस समाधान को कैसे और कब सामने लाना है, वह चीज जो केओस कॉन्टिनेंट को बचा सकती थी। शायद यही अनिश्चितता आगे चलकर सबसे उपयोगी साबित हो। आश्रित ने उसे कुछ देर देखा। उसकी नजरें गहरी थी, जैसे वह शब्दों के पीछे की बात पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं पता, फिर भी तुम यहीं रुके हो। उसके स्वर में सवाल कम और एक हल्की सी ठहरती हुई समझ ज्यादा थी। क्याओ शिंगन ने आंखें नीचे कर ली। हाँ। कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। आश्रित ने कुछ कदम पास आकर कहा, बहुत शांत आवाज में, क्याओ, अगर यह चीज तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो मैं तुम्हें खोजने से नहीं रोकूंगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए वह सामान्य तूफान जैसा दबा हुआ भाव झलका, लेकिन उसने उसे तुरंत दबा दिया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम यहां हो। कमरा कुछ देर के लिए शांत हो गया। क्याओ शिंगन ने अपनी बात खत्म करने के बाद और कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि उसके बहाने थोड़े असामान्य लग रहे थे,
लेकिन उच्च स्तरीय सम्राटों, राजकुमारों और राजकुमारियों का अपने देश छोड़कर दूसरी महाद्वीपों में यात्रा करना पहले से ही अपने आप में एक असामान्य बात थी। काफी सोचने के बाद कियाओ शिंगन को यही सबसे उपयुक्त कारण लगा। यह न सिर्फ पहले के तार्किक छेदों को भरता था, बल्कि उसे यहाँ रुकने का एक वैध आधार भी देता था। जहां तक आश्रित के इसे मानने या न मानने की बात थी, कियाओ शिंगन ने हल्के से अपनी पलकों को झुकाया, अपने हाथ के पीछे की ओर देखते हुए होंठ भींच लिए। अगर वह इसे पूरी तरह मान भी नहीं पाता, तो आश्रित सीधे विरोध नहीं करेगा, वह बस बाद में इसे परखता रहेगा। और कियाओ शिंगन को यही चाहिए था, धीरे धीरे इस स्क्रिप्ट को सुधारना और अपनी कहानी को और मजबूत बनाना। यह सोचकर उसका मन थोड़ा स्थिर हो गया। उधर आश्रित भी उसकी बातों पर विचार कर रहा था। वह कियाओ के थोड़े थके हुए चेहरे को देख रहा था और उसकी हरी आंखें हल्की सी संकुचित हो गईं। कियाओ एक बहुत ही कोमल व्यक्ति था। बस थोड़ा समय उसके साथ बिताने से यह समझ में आ जाता था। आश्रित ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी नजरें लगातार कियाओ की सुनहरी आंखों पर टिकी रहीं। कुछ पल बाद उसने धीरे से पूछा, कियाओ, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि वह चीज क्या है, तो तुम उसे ढूंढोगे कैसे? उयासोर महाद्वीप बहुत विशाल है और किसी अनजान चीज को खोजना आसान नहीं होता। वह खुद प्रकट होगा, कियाओ शिंगन ने होंठ भींचते हुए कहा। स्टारगेजा ने कहा था कि जब तक राजकुमार और मैं यहाँ हैं, वह चीज हमेशा मेरे आसपास ही प्रकट होगी। इसी वजह से मैं अभी इस महाद्वीप को छोड़ नहीं सकता। आश्रित ने उसकी बात पर सिर हिलाया। उसकी नजर में कियाओ का कारण तार्किक था। उस महाद्वीप पर श्राप होना असामान्य नहीं था, लेकिन किसी पूरे देश का श्रापित होना, यह उसने पहली बार सुना था। फिर भी आश्रित ने अपने अनुभव में इससे भी ज्यादा अजीब बातें देखी थी। पुरानी कुछ घटनाएं याद करते हुए उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। फिर उसने कियाओ के थके हुए चेहरे की ओर देखा। उसे लगा, अपने घायल भाई बहनों को वापस न ले जा पाना कियाओ के लिए बहुत भारी रहा होगा। आश्रित ने शायद ही कभी किसी को सांत्वना दी हो, न पहले सम्राट बनने से पहले और न ही बाद में। लेकिन फिर भी उसने कहा, आवाज थोड़ी नरम थी, कियाओ, तुम मेरे मित्र हो। तुम एरलिन्स में हमेशा स्वागत हो। अगर तुम अभी इस महाद्वीप को नहीं छोड़ सकते, तो यहीं बस जाओ। मैं तुम्हारे साथ शतरंज खेलना और मछलियां पकड़ना जारी रखूंगा। कियाओ शिंगन के भीतर तनाव थोड़ा ढीला पड़ गया। उसके चेहरे पर हल्की राहत दिखाई दी। हालांकि कियाओ शिंगन को नहीं पता था कि सामने वाला उसकी बातों पर कितना विश्वास करता है, लेकिन इतना तय था कि यह दोस्ती वाला रवैया फिलहाल उसके लिए सुरक्षित था। उसने आश्रित की तरफ देखा, जो मानो उसे सच में शांत करने की कोशिश कर रहा था, और हल्के से मुस्कुरा दिया। धन्यवाद, आश्रित। इन कुछ दिनों की बातचीत से यह साफ था कि यह तानाशाह वास्तव में एक अच्छा सहयोगी बन सकता है, लेकिन तभी जब वह सच में सम्राट ही होता। दोस्तों के बीच औपचारिकता की जरूरत नहीं होती। आश्रित ने कियाओ की आंखों में मुस्कान देखी और उसके होठों के कोने हल्के से उठ गए। फिर उसने एक और विषय छेड़ा। जहां तक पहले तय हुए व्यापार की बात है, पहले की योजना के अनुसार उनका दूत दल कियाओ और उसकी टीम के साथ केओस एम्पायर वापस जाने वाला था। लेकिन अब जब कियाओ वापस नहीं जा रहा था, दोनों देशों के बीच व्यापार की व्यवस्था फिर से तय करनी पड़ेगी। कियाओ शिंगन समझ गया कि आश्रित क्या कहना चाहता है। वह पहले से ही इस बात के बारे में सोच चुका था। आश्रित, हमें व्यापार की बात थोड़ी देर के लिए टालनी पड़ेगी। आश्रित ने हल्की भौं उठाई, लेकिन बोलने से पहले ही कियाओ ने आगे कहा, इसके बाद मेरा वित्त अधिकारी अपने शूरवीरों के साथ बियाला और गोलिलन की ओर एक अभियान पर जाएगा। वह उन देशों का चयन करेगा जो व्यापार के लिए उपयुक्त होंगे। फिर मैं अपने लोग भेजकर दूत दल के साथ केओस एम्पायर आऊंगा। कियाओ ने थोड़ा रुककर जोड़ा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। असल में यह सिर्फ समय खींचने का तरीका था, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाद्वीपों के बीच के टेलीपोर्टेशन एरे की उपयोग सीमा होती थी और उसमें भारी संसाधन लगते थे। इसलिए दक्षता के हिसाब से यह सबसे सही था कि अलग अलग देशों के दूत एक साथ यात्रा करें। आश्रित ने यह सुनकर कियाओ को कुछ पल देखा। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, गॉट इट, कियाओ।
आश्रित ने साफ तौर पर इस बात को पहले से ही समझ लिया था। उसने बिना कारण पूछे सीधे कहा, हम इस समय का इंतजार कर सकते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कियाओ शिंगन के दिल को थोड़ी राहत मिली। उसे महसूस हुआ कि यह बाधा वह किसी तरह पार कर चुका है। अपने स्थान पर लौटकर कियाओ शिंगन पूरी तरह थोड़ा ढीला पड़ गया। वह मेज पर बैठा और आश्रित के साथ हुई बातचीत को फिर से मन में दोहराने लगा, एक एक बात का विश्लेषण करते हुए। जब उसे यकीन हो गया कि कोई बड़ी गलती नहीं हुई, तब उसने हल्की सांस छोड़ी। वह स्वयं एरेलेंस को अभी छोड़ नहीं सकता था, और व्यापार का मामला तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाला था। हालांकि उसने फिलहाल बियाला और गोलिलिन की जांच को टाल दिया था, लेकिन कियाओ शिंगन जानता था कि जब तक वह, उसका भाई, उसका भतीजा और कार्ड्स एरेलेंस में रहेंगे, व्यापार का मुद्दा देरसबेर सामने आएगा ही। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आगे चलकर देशों के बीच व्यापार को कैसे संभाला जाए। मास्टर, अंकल स्टर ने कियाओ शिंगन के लिए चाय डाली और हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपने कल भी ठीक से आराम नहीं किया था, है ना? कियाओ शिंगन ने चाय का घूंट लिया और थोड़ी शर्मिंदगी से नजरें हटा ली। हाल ही में उस पर दबाव काफी बढ़ गया था। अलग अलग साम्राज्य केओस एम्पायर पर बहुत ध्यान दे रहे थे, और यह झूठा सम्राट हर कदम सावधानी से उठा रहा था। एक छोटी सी गलती भी उसके पूरे समूह को खतरे में डाल सकती थी। ऊपर से उसके भाई और भतीजे की जिम्मेदारी, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसकी नींद प्रभावित होना स्वाभाविक था। अंकल स्टर और बाकी कार्ड्स की असहमति भरी नजरों को देखकर कियाओ शिंगन ने हल्के से समझाया, आज मुझे आश्रित से मिलना था। अगर मैं बहुत ऊर्जावान और आराम से दिखता, तो मेरी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता। आज जल्दी सो जाऊंगा। असल में कियाओ शिंगन पहले ही ज्यादातर बाधाएं पार कर चुका था। अब दबाव थोड़ा कम था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वह ठीक से आराम कर पाएगा। मास्टर, जैसा आपने वादा किया था, जीरो ने धीमी आवाज में कहा। फेंगलिंग ने दूर से कियाओ शिंगन को देखा। उसके चेहरे का आधा हिस्सा सिल्क स्कार्फ से ढका था, और वह हल्की आवाज में बोला, मास्टर, कृपया आराम का ध्यान रखें। कियाओ शिंगन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर जल्दी से विषय बदल दिया। चेनबेई और कियाओ याओ कहाँ हैं? फिर से उला और एंजेलिया के साथ खेलने चले गए? आज सुबह कियाओ शिंगन केवल जीरो और फेंगलिंग को साथ लेकर आश्रित से मिलने और रुकने की बात तय करने गया था। बाकी कार्ड्स को कोई काम नहीं दिया था। अंकल स्टर ने सिर हिलाया, फिर जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, थोड़ा घृणा भरे स्वर में बोला, रुएट और बाकी लोग भी प्रिंस चेनबेई और यंग मास्टर के साथ पीछे बाग में स्नो वुल्फ को परेशान करने चले गए हैं। यह सुनकर कियाओ शिंगन के मन में हल्की सी जिज्ञासा जागी। वह आगे पूछने ही वाला था कि क्या हो रहा है, तभी सभी कार्ड्स जो अपने मास्टर के लौटने का इंतजार कर रहे थे, अचानक एक साथ अंदर आ गए। सिर्फ एंजेलिया और उला पीछे रह गए थे, क्योंकि उन्हें चेनबेई और कियाओ याओ का ध्यान रखना था, ताकि वे कोई ऐसी बात न सुन ले जो उन्हें नहीं सुननी चाहिए। मास्टर, डुओले मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। कियाओ शिंगन ने सिर हिलाया। उसने देखा कि रुएट के माथे पर पसीना था, और हमेशा जोश में रहने वाला हुओ यी भी थोड़ा थका हुआ और अजीब तरह से संतुष्ट लग रहा था, जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा कर लिया हो। कियाओ शिंगन ने सभी को बैठने के लिए कहा और फिर हाल की घटनाओं और आगे की समस्याओं के बारे में समझाना शुरू किया। धीरे धीरे कमरे में बैठे कार्ड्स के चेहरे एक एक करके और भी जटिल होते गए। वह हंसा, हम इसे संभाल लेंगे। मैं कोई और तरीका सोचूंगा। जैसे ही हम देशों के व्यापार दूतों के केओस एम्पायर तक पहुंचने वाले इस मुश्किल दौर को पार कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा राहत से काम कर पाएंगे। मास्टर ने जानबूझकर बहुत हल्के अंदाज में यह बात कही ताकि उन्हें शांत कर सके, लेकिन कार्ड्स जानते थे कि यह बाधा बेहद कठिन होने वाली है। जब खुद केओस एम्पायर का अस्तित्व ही एक तरह का ढका हुआ सच था, तो दूतों को वहां ले जाना आखिर कैसे संभव था? सभी कार्ड्स कुछ देर के लिए चुप हो गए। किसी के पास कोई समाधान नहीं था। हर कार्ड का क्षेत्र अलग था और इस समस्या से सीधा कोई संबंध नहीं बन रहा था। सिर्फ डुओले ही था, जो एक व्यापारी होने के नाते इस मिशन से कुछ हद तक जुड़ सकता था। मास्टर, जब व्यापार अभियान शुरू होगा, मैं जितना हो सकेगा उसे खींचूंगा, उसने कहा।
वह समझ सकता था कि आगे चलकर अगर कियाओ शिंगन कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाया तो यह जिम्मेदारी बहुत हद तक उसी पर आ सकती है। कियाओ शिंगन थोड़ा चौंका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, फिर मैं डुओले पर भरोसा करूंगा। उसकी नजर फिर रुइट, सिशा और डेमन कपल की तरफ गई। वे सब असामान्य रूप से शांत थे, या कहें तो थोड़े उदास। वे समझते थे कि वे इस समय अपने मास्टर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। कियाओ शिंगन उनका भाव समझ गया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक थोड़ा दुखी सा चेहरा बनाकर बोला, अगर हम इस बाधा को पार कर लेते हैं और एक्सपीडिशन को केओस एम्पायर तक पहुंचा देते हैं, तो अगला कदम शायद बड़े स्तर पर व्यापार दल भेजना होगा। और उसके लिए बहुत बड़ा सोना चाहिए होगा ताकि कार्ड्स को बुलाया जा सके। उसका क्या किया जाए? उसने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि रुइट के हाथ में रखा प्याला अचानक रुक गया। उसके कान हल्के से हिले और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। यह बताना नामुमकिन था कि सिशा के चेहरे पर क्या भाव है, क्योंकि उसने घोस्ट किंग मास्क पहन रखा था। लेकिन सामने खड़ा हुआ ये अचानक धम से फैल गया। डेमन कपल की पूंछें एक दूसरे में उलझकर खुशी से हिलने लगी। उनके काले पंख हल्के से फड़फड़ाए और उनकी लाल आंखें कियाओ शिंगन पर टिकी रहीं। कियाओ शिंगन ने उनका उत्साह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हाल ही में सभा के लोग एक एक करके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आगे चलकर शूरवीर भी शिकार और ट्रेनिंग पर जाएंगे। रुइट, सिशा, मना और लुंड, क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो मैजिक बीस्ट्स का शिकार करने में? बिल्कुल, मास्टर। मास्टर, चिंता मत कीजिए। हमारा मंत्र है, जलाओ, जलाओ, जलाओ। हम कभी हारते नहीं हैं। कार्ड्स बेहद उत्साहित होकर अपनी भावनाएं जाहिर करने लगे। मुझे तुम सब पर भरोसा है। कियाओ शिंगन ने मुस्कुराते हुए एक एक करके उनके कंधों पर हल्का हाथ रखा, फिर उन्हें आराम करने के लिए छोड़ दिया। चूंकि अभी दिन था, इसलिए यह आराम असल में उनके लिए थोड़ा घूमने फिरने और रिलैक्स करने का समय था। कुछ कार्ड्स अभी भी अपने मास्टर से बात करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कियाओ शिंगन ने सिस्टम स्पेस से कागज और कलम निकाल ली है, तो वे एक दूसरे की तरफ देखकर चुप हो गए। अंकल स्टर ने जीरो और फेंगलिंग को मास्टर की सेवा करने का इशारा किया और फिर बाकी कार्ड्स के साथ बाहर निकल गया। चूंकि अभी समय है, मैं कुछ पैसे कमाने जा रहा हूँ। रुइट ने अपना पेय खत्म करके मुंह पोंछा। बॉस और हम भी। हुओ ये उत्साह से सिशा के पास घूमने लगा। भले ही वह नीली आग का रूप था, फिर भी उसकी ऊर्जा साफ झलक रही थी। डेमन कपल भी पूरी तरह उत्साहित था। उनके साथ खड़े थे स्टर, जो लड़ाई में कुशल नहीं था, और डुओले, जो मुख्यतः व्यापार में माहिर था। अंकल स्टर ने रुइट की तरफ एक नजर डाली, ठीक उसी समय जब वह अपने हाथ की पीठ से शराब के छींटे पोंछ रहा था। देखते ही स्टर को अपने भीतर हल्की सी घृणा महसूस हुई, लेकिन चेहरे पर उसने अपनी कोमल मुस्कान बनाए रखी। उसने हल्के स्वर में सबकी ओर सिर हिलाया। आप सबको सफलता की शुभकामनाएं। और हाँ, अगर कोई हारकर बोझ बने, तो मैं उसे सजा देने में खुशी महसूस करूंगा। उसका इशारा बहुत स्पष्ट था। लड़ाकू कार्ड्स में रुइट ही एकमात्र ग्रेड था। रुइट ने हल्की मुस्कान के साथ होंठ खींचे। बूढ़े, अगर तुम्हें अपनी जुबान की जरूरत नहीं है तो बता देना, मैं उसे सिल दूंगा। स्टर ने सीधा खड़े होकर शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे उसे कुछ समझ ही न आया हो। डुओले यह आपसी तकरार देखता रहा, लेकिन भीतर से वह असंतोष से हल्का सा इस्क कर बैठा। उसे पैसे कमाने थे, तो ये लोग जल्दी क्यों नहीं निकलते? एक और हाई लेवल मैजिक बीस्ट मारे, तो और कमाई होगी। उसे बस यही चाहिए था कि जितना हो सके उतना फायदा निकाला जाए। उसने तुरंत बीच में आकर माहौल को शांत किया और बहुत ईमानदारी से कहा, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि मास्टर को आपकी निष्ठा और ताकत पर गर्व होगा। डुओले की बात बिल्कुल सही जगह लगी। कुछ कम दिमाग वाले कार्ड्स तुरंत खुश हो गए। बिल्कुल, हम केओस कार्ड्स सबसे मजबूत हैं, मना ने लुंड पर झुकते हुए गर्व से कहा। डुओले ने सहमति में सिर हिलाया। फिर जब वह सबको विदा कर चुका, तो उसने अंकल स्टर की तरफ मुड़कर अपना चेहरा बदल लिया। अगर वे अभी जाए, तो अपनी क्षमता के हिसाब से लगभग 100 मैजिक बीस्ट से लड़ सकते हैं।
अगर भाग्य अच्छा रहा और मैजिक केव के कारण हाई लेवल बीस्ट्स बढ़ गए तो काफी अच्छा मुनाफा होगा। उसने हिसाब लगाते हुए आंखें थोड़ी खोली और उसकी काली आंखों में एक चमक आई। अगर वे 95 बीस्ट्स भी नहीं मार पाए तो मतलब उन्होंने आलस किया है। मुझे लौटकर यह साफ पूछना होगा। अंकल स्टर ने डुओले को अपने चश्मे ठीक करते हुए देखा। उसने अपनी काली एबनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन आह भरी। कार्ड्स में सबसे काले दिल वाला अगर डुओले दूसरे नंबर पर हो तो कोई भी पहले नंबर का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम डुओले ने मुस्कुराते हुए स्टर की तरफ देखा, जैसे उसे अभी अभी एहसास हुआ हो कि वह वहां मौजूद है। स्टर, तुम भी यहाँ हो? स्टर ने एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं अपने मालिक की सेवा के लिए अंदर जा रहा हूँ। साथ चलोगे? ओह हाँ, वह नहीं हो पाएगा। बाहर गोलेलैंड के कुछ दूत अभी भी स्पष्ट नहीं है। मुझे उनसे और बात करनी है। डुओले ने हाथ हिलाया। अपनी लोमड़ी जैसी आंखें सिकोड़ते हुए वह लियो से अनुमति लेने के लिए चला गया, क्योंकि उसे बाहर जाने के लिए अभी भी उससे मंजूरी लेनी थी। मालिक का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? डुओले के कदम अचानक रुक गए और उसने खुश स्वर में कहा, मैं डुओले नए मालिक को काफी पसंद करने लगा हूँ। अंकल स्टर दरवाजा खोलकर कियाओ शिंगन को देखने ही वाले थे कि उन्होंने यह सुन लिया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ हम किया और उनके दयालु चेहरे पर थोड़ी और सच्चाई झलक आई। उनका यह मालिक वाकई दूसरों से अलग था, देखने में बहुत अच्छा लगने वाला। अगले ही पल स्टर की आंखों में थोड़ी उदासी भी आ गई। बहुत ज्यादा बदकिस्मती थी। इस समय कियाओ शिंगन को यह एहसास नहीं था कि कार्ड्स अपने अपने तरीके से उसके लिए लड़ रहे थे। वह पूरी तरह इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि आने वाली कठिन परिस्थितियों से सुरक्षित रूप से कैसे निपटा जाए। अरिलांस, बियाला और गोलेलैंड, ये तीनों साम्राज्य केओस एम्पायर के साथ व्यापार करने वाले थे और व्यापार की शर्त थी एक दूसरे का निरीक्षण करना। जब डुओले और बाकी लोग बियाला और गोलेलैंड जाकर निरीक्षण करेंगे तो दूसरी तरफ से भी दूत केओस एम्पायर का निरीक्षण करने आएंगे। लेकिन केओस एम्पायर का तो अस्तित्व ही नहीं था। कियाओ शिंगन को पहले केओस एम्पायर की समस्या सुलझानी होगी और फिर स्थिति के अनुसार यह तय करना होगा कि उसे कितने कार्ड्स को बुलाना है। कियाओ शिंगन ने घूरते हुए सोच विचार किया। उसकी उंगलियां कलम को पकड़कर नोटबुक पर घूम रही थी। अंत में उसे कुछ उपाय तो सूझे, लेकिन उनमें से कोई भी उसे भरोसेमंद नहीं लगा। वह उस अस्तित्वहीन शाप का उपयोग करके फिलहाल विदेशी दलों को केओस एम्पायर में प्रवेश करने से रोक सकता था और फिर सीधे कार्ड्स को बुलाकर एक व्यापारिक सेना बना सकता था जो उनके साथ व्यापार करे। यह समाधान बहुत सारे छेदों से भरा था और शक पैदा कर सकता था। बस यह बाकी विकल्पों से थोड़ा बेहतर था। कियाओ शिंगन ने कलम की नोक को कागज पर टिकाया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अचानक पूछा, 035, क्या स्टारफील्ड कार्ड पूल में हाल ही में कोई इवेंट है? उसने अपने धड़कते हुए माथे को सहलाया। अभी के लिए कोई बेहतर समाधान न सूझने पर उसने अपना ध्यान बदलने और कुछ प्रेरणा पाने का फैसला किया। या फिर हाल के वर्षों में स्टारफील्ड कार्ड पूल के कौन कौन से इवेंट हुए हैं? कियाओ शिंगन को पिछला गारंटी वाला इवेंट काफी प्रभावित कर गया था, जिसने उसके केओस एम्पायर वाले स्क्रिप्ट को बनाने में काफी प्रेरणा दी थी। 035 हवा में तैरता हुआ सामने खड़े होस्ट को देख रहा था। उसका गोलमटोल पेट हल्का सा हिल रहा था। मास्टर, इस महीने अभी भी एक एक्सेलरेशन पैकेज इवेंट चल रहा है। यह एक्सेलरेशन पैकेज स्टारफील्ड कार्ड पूल में परसों घोषित किया जाएगा। अगर आपने मौका चूक दिया तो आपको अगले महीने तक इंतजार करना होगा। यह कियाओ शिंगन के लिए सबसे नजदीकी इवेंट था और इसके बाद भी कई लगातार इवेंट्स थे। 035 ने हाल की सभी गतिविधियों का सारांश दिया, साथ ही पिछले वर्षों के इवेंट्स भी बताए, जिनमें हर 3 महीने में एक बार मिलने वाला गारंटी एप्लीकेशन इवेंट भी शामिल था। सब कुछ समझाने के बाद उसने सीधे इवेंट्स का पूरा विवरण कियाओ शिंगन को ट्रांसफर कर दिया। कियाओ शिंगन ने शुरू में बस आराम से देखने का सोचा था, लेकिन जैसे जैसे वह देखता गया, वह और अधिक ध्यान लगाने लगा। जब अंकल स्टर बाहर से अंदर आए और उसके बाईं ओर बैठ गए, तब भी कियाओ शिंगन ने ध्यान नहीं दिया। उसकी सुनहरी आंखें हल्की सी चमक रही थी और वह सिस्टम स्क्रीन पर मौजूद गतिविधियों को गंभीरता से देख रहा था।
यह मानना पड़ेगा कि ये सभी इवेंट्स काफी दिलचस्प तरीके से डिजाइन किए गए थे। 4 इवेंट्स में से जिन पर उसका सबसे अधिक ध्यान गया, उनमें से एक वही गारंटी इवेंट था जिसमें वह पहले भाग ले चुका था। लगभग आधे महीने बाद वह फिर से सिस्टम से उसके लिए आवेदन करवा सकता था। कियाओ शिंगन ने शुरू में बस आराम से देखने का सोचा था, लेकिन जैसे जैसे वह देखता गया, वह और अधिक ध्यान लगाने लगा। जब अंकल स्टर बाहर से अंदर आए और उसके बाईं ओर बैठ गए, तब भी कियाओ शिंगन ने ध्यान नहीं दिया। उसकी सुनहरी आंखें हल्की सी चमक रही थी और वह सिस्टम स्क्रीन पर मौजूद गतिविधियों को गंभीरता से देख रहा था। यह मानना पड़ेगा कि ये सभी इवेंट्स काफी दिलचस्प तरीके से डिजाइन किए गए थे। 4 इवेंट्स में से जिन पर उसका सबसे अधिक ध्यान गया, उनमें से एक वही गारंटी इवेंट था जिसमें वह पहले भाग ले चुका था। लगभग आधे महीने बाद वह फिर से सिस्टम से उसके लिए आवेदन करवा सकता था। बाकी 3 इवेंट्स गारंटी वाले जैसे नहीं थे, बल्कि अलग तरह के थे, जिनमें वह अकेले नहीं, बल्कि अन्य कार्ड पूल मालिकों के साथ इंटरैक्शन कर सकता था। ये तीनों इवेंट्स ऐसे इंटरैक्टिव इवेंट्स हैं जिनमें आप दूसरे कार्ड पूल मालिकों के साथ मैच और एक्सचेंज कर सकते हैं। 035 ने बगल में थोड़ा झिझकते हुए समझाया। पहले जब उसने ये इवेंट्स होस्ट को दिए थे, तो उसने चुपचाप कैओस कार्ड पूल के पिछले परिणाम हटा दिए थे। अगर पुराने परिणाम दिख जाते, तो होस्ट को स्टारफील्ड में कैओस कार्ड पूल की असली स्थिति का पता चल जाता। कियाओ शिंगन ने सामने मौजूद गतिविधियों को उत्सुकता से देखा। उसे पहले से पता था कि स्टारफील्ड में कई कार्ड पूल मौजूद हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से स्टारफील्ड कार्ड पूल कहा जाता है। हर कार्ड पूल उसी तरह एक होस्ट से जुड़ा होता है जैसे वह खुद, और उसके सामने जो चीजें थीं, वे बड़े स्तर के इवेंट्स थे जिनमें सभी कार्ड पूल आपस में संवाद कर सकते थे। कियाओ शिंगन ने एक एक करके देखा और सिस्टम स्क्रीन पर 3 लेबल लिखे हुए थे। स्टारफील्ड कार्ड पूल लीग, पुराने को हटाकर नए का स्वागत साप्ताहिक बैठक, और कार्ड पूल राइजिंग स्टार मंथ। कियाओ शिंगन ने पहला विकल्प क्लिक करके देखा। स्टारफील्ड कार्ड पूल लीग प्रतियोगिता प्रणाली का विवरण टूर्नामेंट शुरू होने से 1 हफ्ता पहले घोषित किया जाएगा। इस इवेंट में आप अपने कार्ड पूल के सभी कार्ड्स का उपयोग करके रणनीतिक लड़ाइयां कर सकते हैं। नोट: रणनीतिक लड़ाई में उपयोग किए गए सभी कार्ड्स स्वतः एसएसआर ग्रेड में बनाए रखे जाएंगे। कृपया कार्ड्स की स्थिति का सही चयन करें और ढेर सारे इनामों के साथ लीग ओवरलॉर्ड बने। कियाओ शिंगन कुछ पल रुका, फिर उसने दोबारा पढ़ा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसने गलत नहीं पढ़ा है। इसका मतलब था कि अगर वह प्रतियोगिता में भाग लेता, तो वह अपने कैओस कार्ड पूल के सभी कार्ड्स का उपयोग कर सकता था, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें उसने अभी तक खुद नहीं बुलाया था, और वे सभी समान रूप से एसएसआर ग्रेड में होंगे। यह काफी दिलचस्प था। कियाओ शिंगन ऐसा सोच ही रहा था कि उसकी उंगलियां नीचे की ओर बढ़ी। उसकी सुनहरी आंखों की चमक थोड़ी बदल गई और वह अचानक रुक गया। 035, जो भ्रमित था, ने भी उसके नजरिए का पीछा किया और तुरंत समझ गया, होस्ट लीग के इनामों पर ध्यान दे रहा था। 035 ने इनामों को स्कैन किया और विभिन्न समृद्ध पुरस्कार आंखों को चकाचौंध कर देने वाले थे। यह भी नहीं पता था कि होस्ट किस इनाम से प्रभावित हुआ था। 035 ने सोचा कि क्या उसे वह सोने के सिक्कों की बारिश पसंद आई है जो बिना खर्च किए कार्ड्स को एसएसआर लेवल तक ले जा सकती है, या फिर 5 एसएसआर गारंटी टिकट, या वह गोल्डन मड जो कैओस कार्ड पूल की योग्यता को थोड़ा बढ़ाकर धीरे धीरे अच्छे कार्ड्स पैदा करने में मदद करता है। चाहे कोई भी हो, हर एक चीज दिल धड़काने के लिए काफी थी। 035, क्या यह लव हाउस सच में उतना ही शानदार है जितना सिस्टम इंटरफेस पर दिख रहा है? लव हाउस? यह लव हाउस क्या है? 035 ने अपने गोलमटोल शरीर को स्क्रीन पर मौजूद चमकदार और सुनहरे इनामों के बीच सबसे साधारण दिखने वाले विकल्प की ओर घुमाया। अपनी यादों को खंगालने के बाद उसे याद आया कि यह चीज क्या थी। स्टारफील्ड लीग का सबसे स्टैग्नेंट आइटम। लव हाउस नाम के अनुसार एक ऐसा घर था जो सच्ची भावनाओं से भरा होता है। सिस्टम एक छोटा स्वतंत्र स्पेस खोलता था जिसे होस्ट अपने कार्ड पूल के अंदर डिजाइन कर सकता था, जिससे होस्ट और अभी तक अनसमन किए गए कार्ड्स के बीच एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण में बातचीत हो सके। असल में लव हाउस स्टारफील्ड कार्ड पूल द्वारा इस उद्देश्य से बनाया गया था कि होस्ट जल्दी से पैसा खर्च करे।
जब होस्ट और कार्ड्स लव हाउस में लंबे समय तक बातचीत करते हैं तो वे कार्ड्स की विभिन्न क्षमताओं को समझने लगते हैं और फिर स्वाभाविक रूप से उन्हें पाने के लिए कार्ड खींचने समन लगते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि यह लव हाउस बहुत कमजोर साबित हुआ था। इतना कमजोर कि बहुत से कार्ड्स को भी नहीं पता था कि इसका अस्तित्व है। लीग में जो होस्ट टॉप 15 तक पहुंचते थे और मनचाहे रिवॉर्ड चुन सकते थे, वे पहले से ही समझदार और प्रगतिशील होते थे, जो अपने कार्ड पूल और कार्ड्स के लिए सबसे बेहतर चीजों को चुनते थे। जहां तक अनसमन कार्ड्स के साथ बातचीत करने या अपना स्पेस बनाने की बात थी, वे इसके बजाय सस्ते और बेहतर टूल्स का उपयोग कर लेते थे। इसलिए इस तरह के स्पष्ट रूप से अनावश्यक फीचर को ज्यादातर होस्ट अस्वीकार कर देते थे। लेकिन अब उसका अपना होस्ट इस लव हाउस को लेकर काफी उत्साहित लग रहा था। हाँ, होस्ट 035 ने लव हाउस के बारे में अपनी सारी जानकारी बता दी। हर 6 महीने में 9 दिन ऐसे होते हैं जब होस्ट अपनी डिजाइन की हुई लव हाउस में प्रवेश कर सकता है, चाहे वह कार्ड हो या इंसान। अगर उन्हें आमंत्रित किया जाए तो वे अंदर जा सकते हैं। कियाओ शिंगन की आंखें चमक उठीं। यही तो वह तरीका था जिसकी उसे तलाश थी। वह पूरी तरह से इस 9 दिनों तक चलने वाले लव हाउस का उपयोग करके दूतों को यह विश्वास दिला सकता था कि कैओस एम्पायर वास्तव में मौजूद है, और फिर समय सीमा खत्म होने से पहले उन्हें उनके अपने देशों में वापस भेज सकता था। उसके बाद वह बस कार्ड्स का उपयोग करके हर जगह व्यापार कर सकता था और फिर उसे कैओस एम्पायर के अस्तित्व की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। विवरण थोड़े कठिन हो सकते थे, लेकिन यह उसके पिछले सभी तरीकों से कहीं अधिक सुरक्षित था। कियाओ शिंगन ने अपने भीतर की उत्तेजना को दबाया। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। 035, क्या तुम मेरे लिए इस इवेंट के लिए आवेदन कर सकते हो? कियाओ शिंगन ने देखा कि लीग में जैसे ही टॉप 15 में जगह मिल जाती थी, वे किसी भी इनाम को चुन सकते थे। लीग अभी 2 महीने दूर है और होस्ट के लिए पहले से रजिस्टर हो चुका है। सच कहे तो लीग जैसे रणनीतिक मुकाबले में कैओस कार्ड पूल के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल था। 035 ने कियाओ शिंगन को वह सब बताया जो उसे लीग के बारे में पता था। दुर्भाग्य से, क्योंकि पहले कैओस कार्ड पूल के होस्ट जो लीग में भाग ले चुके थे, वे लगभग 2 मुकाबलों में ही हार गए थे, इसलिए 035 को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ठीक है, मैं समझ गया। कियाओ शिंगन ने सिर हिलाया, फिर सिस्टम इंटरफेस को देखता रहा क्योंकि अब एक बेहतर समाधान सामने था। भले ही उसे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन वह पहले से थोड़ा अधिक शांत महसूस कर रहा था। उसने आगे देखना जारी रखा। कियाओ शिंगन के लिए यह बात वास्तव में स्टारफील्ड कार्ड पूल की घटनाओं के प्रति एक तरह की चेतावनी थी। कभी कभी इन इवेंट्स के इनाम उम्मीद से परे होते थे, इसलिए उसे इन पर और ध्यान देना चाहिए। शायद इससे उसके स्क्रिप्ट में कोई अप्रत्याशित बदलाव या नई प्रेरणा मिल सकती थी। यह सोचकर कियाओ शिंगन ने बाकी 2 इवेंट्स देखना जारी रखा, पुराने को हटाकर नए का स्वागत साप्ताहिक बैठक और कार्ड पूल राइजिंग स्टार मंथ। लेकिन जब उसने पुराने को हटाकर नए का स्वागत साप्ताहिक बैठक का विवरण पढ़ा तो उसकी भौं हल्की सी सिकुड़ गई। सरल शब्दों में, यह एक ऐसा इवेंट था जिसमें होस्ट दूसरे होस्ट के साथ लड़ाई करते थे। जीतने वाला होस्ट हारने वाले के कार्ड पूल से कमजोर कार्ड्स को निकालकर बाहर कर सकता था। साथ ही उसके कार्ड पूल में एक एसआर या उससे उच्च स्तर का नया कार्ड भी रैंडम रूप से पैदा हो जाता था। पुराने को हटाओ, नए को अपनाओ, पुराने कमजोर कार्ड्स को हटाकर नए मजबूत कार्ड्स को लाना। और यह इवेंट आगे आने वाले राइजिंग स्टार मंथ की नींव था। राइजिंग स्टार मंथ की प्रतियोगिता प्रणाली अभी घोषित नहीं हुई थी, लेकिन इतना पता था कि इवेंट के अंत में जैसे जैसे कार्ड पूल में मजबूत कार्ड्स इकट्ठा होंगे, स्टारफील्ड कार्ड पूल की मुख्य चेतना उस कार्ड पूल के स्तर का निर्धारण करेगी। उसी के अनुसार कार्ड पूल को अपग्रेड करने के इनाम भी बढ़ेंगे। सरल शब्दों में, स्टारफील्ड कार्ड पूल में मजबूत और मजबूत बनते जाएंगे, जबकि कमजोर केवल नीचे ही रहेंगे। कियाओ शिंगन की पलकों में हल्की सी कंपन हुई। उसे लगा कि राइजिंग स्टार मंथ तो ठीक है, लेकिन पुराने को हटाकर नए का स्वागत वाला इवेंट उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिर उसके विचार में कार्ड्स की भी भावनाएं होती हैं, और उन्हें मनमाने तरीके से छोड़ देना कुछ हद तक क्रूरता थी। यह सोचकर कियाओ शिंगन ने बस अपनी राय 035 को बता दी और फिर ज्यादा कुछ नहीं कहा।
उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि 035 उसके शब्द सुनकर एक पल के लिए ठहर गया। जब कियाओ शिंगन ने सभी इवेंट्स समझ लिए और सिस्टम इंटरफेस बंद करने वाला था, तभी उसने 035 की धीमी आवाज सुनी। मास्टर, 035 को भी साप्ताहिक बैठक पसंद नहीं है। साप्ताहिक बैठक के बाद उनका कार्ड पूल नए साथी तो पाएगा, लेकिन यह खुश होने वाली बात नहीं होती। उन्हें उनके होस्ट द्वारा कचरे की तरह छोड़ दिया जाता है। कियाओ शिंगन ने होंठ दबाए। वह कुछ कहने ही वाला था कि 035 अचानक उछल पड़ा। होस्ट, मैं स्टारफील्ड कार्ड पूल में वापस जाकर आपके लिए एक्सपी जमा करूंगा। कियाओ शिंगन के शब्द मुंह के किनारे ही रुक गए। फिर उसने कहा, ठीक है, मेहनत करो 035। इसके बाद जब 035 चला गया तो कियाओ शिंगन ने सिस्टम इंटरफेस बंद किया और अपने पास बैठे अंकल स्टर, जीरो और फेंग लिंग की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। हमारे पास अब एक और रास्ता है। जहां तक उस रास्ते का सवाल था, वह तब तक स्पष्ट नहीं हुआ जब तक कार्ड्स वापस नहीं आ गए और कियाओ शिंगन ने धीरे धीरे उन्हें सब बताया। स्टारफील्ड लीग। रूयट ने शराब का एक घूंट लिया और स्वाद लेते हुए कहा, मास्टर, मैंने इसमें कभी हिस्सा नहीं लिया। कैओस कार्ड पूल में बहुत सारे कार्ड्स थे। रणनीतिक युद्ध में सभी कार्ड्स एसएसआर ग्रेड में होते थे और इतने सारे कार्ड्स आंखों को चकाचौंध कर सकते थे। डेमन कपल और सिशा को पहले भी किसी मास्टर ने चुना था, लेकिन उनके मैदान में आने से पहले ही पिछले कार्ड्स हार के कारण बाहर कर दिए गए थे और कैओस कार्ड पूल ने प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता खो दी थी। कियाओ शिंगन को पता था कि यह रणनीतिक युद्ध कठिन होगा। उसने समझदारी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन इस समय उम्मीद रखना हमेशा अच्छा था। इस एक मौके पर दांव लगाना, अगर सफल हो गए तो बाद में थोड़ा आराम मिल सकता था। इसके बाद कियाओ शिंगन की नजर डुओले पर गई। डुओले, व्यापार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और तुम लीड करोगे। जीरो, मना, लुंड, सिशा, फेंग लिंग और एंजेलिया के साथ बियाला और गोलेलैंड जाकर व्यापार की स्थिति की जांच करोगे। अब उनके पास दो रास्ते थे, लेकिन चाहे जो भी हो, उन्हें पहले बियाला और गोलेलैंड जाना ही था। उसके बाद लव हाउस का उपयोग करना है या शाप का बहाना बनाकर समय निकालना है। यह सब स्टारफील्ड लीग के 2 महीने बाद के परिणाम पर निर्भर करेगा। डुओले मुस्कुराया और सिर हिलाया। मास्टर, यह मुझे सौंप दीजिए। उसने अपने मालिक की व्यापार प्रतिनिधियों के चयन के पीछे की सोच को अच्छी तरह समझ लिया था। उनकी टीम के लोग, चाहे वे हमलावर हों, उपचारकर्ता हों या सूचना एकत्र करने वाले, इस यात्रा में निश्चित रूप से बहुत मददगार साबित होंगे। कियाओ जिंगनैन हल्के से मुस्कुराया और जब तक कार्ड्स अपनी जिम्मेदारियां समझकर वापस आकर आराम नहीं कर लेते, वह उनके लौटने का इंतजार करता रहा। फिर वह अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने की तैयारी करने लगा। शायद क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जिसकी वह उम्मीद कर रहा था, इसलिए कियाओ जिंगनैन ने कुछ हद तक अपना मन शांत कर लिया। लंबे समय बाद पहली बार उसे अच्छी नींद आई। एरेलन से व्यापार प्रतिनिधियों के बियाला और गोलेलैंड जाने की तैयारी के बारे में जब कियाओ जिंगनैन सुबह उठा तो वह एक पल के लिए झिझका। फिर उसने तय किया कि वह इस बारे में असरित से बात करेगा। आखिरकार जब समय आएगा, इन साम्राज्यों के प्रतिनिधि केओस एम्पायर की ओर जाएंगे और एरेलेंस भी उनमें से एक होगा। लेकिन कियाओ जिंगनैन को उम्मीद नहीं थी कि जिस दिन उसने प्रगति के बारे में विस्तार से बात खत्म की थी, उसके अगले ही दिन असरित उसके साथ व्यापार प्रतिनिधिमंडल को विदा करने के लिए आ जाएगा। वॉच टावर पर खड़े होकर जब उसने टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए धीरे धीरे गायब होते समूह को देखा, कियाओ जिंगनैन ने हल्की सी सांस छोड़ी। वे जल्दी ही लौट आएंगे, असरित। कियाओ जिंगनैन ने अपने बगल में खड़े सुनहरे बालों वाले सम्राट की ओर हल्के से सिर झुकाकर कहा, लेकिन इसमें अभी 2 महीने लगेंगे। बिल्कुल, कियाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। असरित ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कियाओ जिंगनैन की स्थिति को चुपचाप देखता रहा। लग रहा था कि वह पहले से थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभी भी थोड़ा थका हुआ था। दोनों बात करते हुए वॉच टावर से नीचे उतर आए। तभी अचानक असरित ने कियाओ जिंगनैन की ओर एक शर्मिंदा सा भाव दिखाते हुए कहा, कियाओ, अभी मुझे कुछ राजनीतिक मामलों को देखना है, इसलिए मुझे तुम्हें अकेले वापस जाने देना होगा। कियाओ जिंगनैन ने समझदारी से सिर हिलाया। ठीक है, तुम अपना काम करो।
ऐसा लग रहा था कि पहले से थोड़ा बेहतर है, लेकिन वह अभी भी कुछ थकात का सा दिख रहा था। दोनों वॉच टावर से नीचे बात करते हुए उतर आए। तभी अचानक असरित ने कियाओ जिंगनान की ओर एक शर्मिंदा सा भाव दिखाते हुए कहा, कियाओ, अभी मुझे कुछ राजनीतिक मामलों को देखना है, इसलिए मुझे तुम्हें अकेले वापस जाने देना होगा। कियाओ जिंगनान ने समझदारी से सिर हिलाया, ठीक है, तुम अपना काम करो। आखिरकार एक सम्राट होने के नाते राजनीतिक कामों में व्यस्त रहना सामान्य बात थी। हालांकि जब कियाओ जिंगनान अंकल स्टक के साथ वापस लौटा और अभी उसने ठीक से बैठकर आराम भी नहीं किया था, तभी हावर्ड एक बर्फ से भरा टब लेकर आ गया। जब उसकी नजर उन हरे सांप जैसी आंखों से मिली, तो कियाओ जिंगनान के मन में धीरे धीरे एक सवाल उठाया। तुम तो राजनीति में व्यस्त होने गए थे, है ना?